हेलो गाइस, आई एम सी यश खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आईसीए ने फाइनली अपने डीटी के केस नैरोस बुकलेट निकाल दी है एंड हम लोग बहुत ही कम टाइम में बहुत ही बढ़िया से एंड बहुत ही इफेक्टिवली ये केस नैरोस सॉल्व कर लेंगे। सर, आप कम टाइम में करने वाले हो तो क्या आप सीधे शॉर्ट कर दोगे? सर, क्या आप कुछ छोड़ दोगे? नहीं बेटा, देखो हम लोग बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करने वाले हैं। इतने अच्छे से आप खुद भी नहीं कर सकते। हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां आईसीए ने आपको ट्रिक किया है, आपको आपसे गलती करवाता है आईसीआई, वो पॉइंट्स बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। दूसरी बात, जो भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसके पहले मैं आपको उस टॉपिक का रिवीजन करवा दूंगा जो भी टॉपिक पूछा हुआ है उसमें। एंड थर्ड चीज, मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। राइट। तो बेसिकली हमारा केस नैरो सॉल्व करने का मोटिव क्या है कि हमारा कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए, टॉपिक का कंसेप्ट रिवाइज होना चाहिए, प्लस क्वेश्चंस अप्रोच करते आना चाहिए। तो वो आप इस वीडियो से सीख जाओगे। शायद आप खुद से भी इतने अच्छे से नहीं कर पाओगे, खुद अकेले भी करोगे तो। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एंड बेटा, आईसीए ने जब फर्स्ट टाइम केस नैरोस बुकलेट लेके आया था ना, आज से 4 साल पहले, तो आई वॉज द फर्स्ट वन फॉर डीटी टू अपलोड इट्स केस नैरोस ऑन यूट्यूब। मैंने इसके पहले बार वीडियो बना के यूट्यूब पर डाले थे, सॉल्यूशन बना के। ठीक है, तो आई नो, आई हैव दैट एक्सपीरियंस कि कैसे आपको बेस्ट तरीके से सॉल्व करवाना है। ठीक है, ओके। चलो तो बेटा स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सर हमने क्या किए हैं सर? अच्छा, पहले बात करते हैं अपन, सर केस नैरोस कितने हैं टोटल? 35 केस नैरोस है बेटा। ठीक है, उसमें से इस वीडियो में हम लोग 11 कवर कर रहे हैं। सर 11 क्यों सर? पूरे 35 करवा दो ना सर। बेटा पूरे 35 करवाऊंगा मैं, बट 3 वीडियोस में, जिसके वीडियोस अगले 6 दिन के अंदर आ जाएंगे। सर आप 3 वीडियोस क्यों बना रहे हो अलग अलग? बेटा क्योंकि क्या होता है कि देखो, मैं एक वीडियो बनाऊंगा ना, वो बनेगा ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 घंटे का। ठीक है, तो बच्चे वो वीडियो देखते कि हाँ सर ने वीडियो अपलोड कर दिए। ठीक है, अब बच्चे ना उसको सेव करके रख लेते हैं कि हाँ ये वीडियो बढ़िया है, इसको देखूंगा मैं। अभी नहीं देखूंगा, टाइम निकाल के देखूंगा। और वो ना सेव्ड रह जाता है और बच्चे आखिर तक देख ही नहीं पाते हैं। तो मैं क्या प्लान कर रहा हूँ इस बार कि मैं 3 वीडियो बनाऊंगा अलग अलग, जो 1 1 घंटे के अराउंड रहेंगे रफली। तो उससे आप क्या कर पाओगे, आप ऑन द गो, खाते पीते, रात को सोते हुए, घूमते घूमते ईयरफोन्स लगा के सुन लेना। तो उससे क्या होगा, आप एक्चुअली सॉल्व कर पाओगे, एक्चुअली केस ना देख पाओगे। ठीक है, तो मेरा ट्रायल है कि हम ऐसा करके ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अब सर कलर स्कीम क्या है एडजस्टमेंट्स के लिए? तो देखो, क्वेश्चन 1 विल बी रेड, क्वेश्चन 2 विल बी ब्लू, क्वेश्चन 3 विल बी ग्रीन, क्वेश्चन 4 विल बी ये येलो जो भी कलर है ये, और 5 विल बी पर्पल। ठीक है, तो ये कलर स्कीम बनाया है। अब क्या होता है बेटा, जो क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं ना, उसमें अब बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं। हम यहाँ पर टिक करते हैं एडजस्टमेंट्स। तो जहाँ जहाँ रेड से टिक है ना, रेड से लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन 1 का आपका आंसर है। जहाँ ग्रीन से लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन 3 का आंसर है। जहाँ ब्लू से लिखा हुआ है, क्वेश्चन 2 का आंसर है। ऐसे अपन ने किया है ट्राई, थोड़ा सा आपको ईजी हो उसके लिए। ठीक है, चलो तो बेटा अपन क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके पहले प्लीज़ वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। हाँ, और ये जो केस ना बुकलेट सॉल्व है सर, ये मेरे आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी डाउनलोड कर सकते हो, इसकी शीट मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। वैसे यहाँ पे आईसीए ने इस बार बहुत अच्छा किया है कि यहाँ पे रीजंस दिए हैं। यहाँ पे अगर आपको कुछ याद नहीं आया तो रीजन से ही पढ़ सकते हो, बट मोस्टली चीज़ें अपन क्या करेंगे बेटा, मोस्टली अपन यहीं पे डिस्कस कर लेंगे एंड अपन यहीं पे लिख दिया है ताकि आपका रिवीजन थोड़ा जल्दी हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दो लेक्चर, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर दो। चलो लेट्स स्टार्ट। बेटा केस नंबर 1 बोलता है सर, ये है ना, है अबाउट 44 AB, 44 ABA, नहीं 44 AD, सॉरी फिर से बोल रहा हूँ, 44 AB, 44 AD, 44 ADA। ठीक है, इन तीनों के बारे में पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलो ABA क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं। ठीक है, चलो तो बेटा 4 लोग हैं, अरविंद, अर्जुन, आनंद और एक है आकाश। ठीक है, तो इनके सब उसके बारे में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपन बहुत ही स्मार्ट तरीके से करेंगे ना, जबरदस्ती जहाँ पढ़ने की जरूरत है वहीं पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। चलो तो पहले पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर एलिजिबल टू डिक्लेयर इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर AY 25-26। अब हमको बताना है प्रिजम्पटिव कौन कौन ले सकता है। तो चलो आओ देखते हैं। देखो अरविंद का क्या है सर, अरविंद का बिजनेस है सर, और उसका टर्नओवर 95 लाख है। तो क्या सर वो 44 ले सकता है? ऑब्वियसली, लिमिट 2 करोड़ तो है ना। अब अर्जुन की बात करते हैं सर, अर्जुन के लिए सर टर्नओवर है 2.8 करोड़। ठीक है सर, 44 AD की लिमिट तो 2 करोड़ है ना सर। यस, 2 करोड़ से नॉर्मल लिमिट, बट अगर आपका जो रिसीट्स है, जो कैश में आई है, ठीक है, वो अगर अप टू 5% ऑफ टर्नओवर है, अप टू 5% ऑफ टर्नओवर, तो आपकी लिमिट हो जाएगी 44 AD में कितनी? 3 करोड़। ठीक है, और अगर आपकी जो कैश रिसीट्स आई है, अगर आपकी जो कैश रिसीट्स आई है वो अप टू 5% ऑफ ग्रॉस रिसीट्स है इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी? 50 लाख से 75 लाख। राइट, ओके। तो सर यहां पे हम देखेंगे कि कैश अमाउंट कितना है बेटा, इनको 8 लाख रुपीज आया है,
और सर टोटल टर्नओवर कितना है 2.8 करोड़, तो ये अप टू 5% है क्या सर? हाँ अप टू 5% है। तो क्या अर्जुन की लिमिट कितनी हो जाएगी 3 करोड़, तो अर्जुन भी 44AD के लिए एलिजिबल है। अब आनंद भाई की बात करते हैं। सर आनंद भाई जो है, आनंद भाई के लिए 44AD पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ है, तो प्रेजम्पटिव ये नहीं ले पाएंगे। अब सर बात करते हैं आकाश की। आकाश बेटा प्रोफेशन में है, उसकी जो टर्नओवर रिसीट्स है, सॉरी ग्रॉस रिसीट्स, वो 52 लाख रुपीज़ है, आउट ऑफ विच 2 लाख हैज़ बिन रिसीव्ड इन कैश। अच्छा, तो 2 लाख कैश में मिला इनको, तो सर हम क्या बोलेंगे, ये 2 लाख भी क्या है, लेस देन 50% है, 50 नहीं सॉरी, लेस देन 5% है, ठीक है, लेस देन 5% है। तो अगर लेस देन 5% है सर, तो इनकी भी लिमिट क्या हो जाएगी सर, 75 लाख। तो सर क्या ये भी एलिजिबल हो जाएगा सर 44ADA के लिए? यस, ये भी 44ADA के लिए एलिजिबल हो जाएगा प्रिजम्पटिव के लिए। तो सर मैं बोलूंगा कि अरविंद, अर्जुन और आकाश तीनों एलिजिबल है, बस आनंद भाई एलिजिबल नहीं है क्योंकि आनंद भाई कुछ बोलते नहीं है ना, ठीक है, ओके। तो मिस्टर अरविंद, अर्जुन एंड आकाश, राइट। क्वेश्चन 2, which of the following individuals have to mandatorily get their books of accounts audited under 44AB of for AY 25-26? अब देखो सर, अरविंद, अर्जुन और आकाश ये तो सब प्रिजम्पटिव वाले हैं, इनको ऑडिट करवाने की जरूरत है क्या? नहीं सर, मैंडेटरी नहीं है इनके लिए। बट सर आनंद की बात करते हैं, ठीक है, आनंद का टर्नओवर 5 करोड़ से। सर टैक्स ऑडिट की लिमिट कितनी होती है सर? 1 करोड़ होती है, बट ये लिमिट 10 करोड़ हो जाएगी अगर जो हमको रिसीट्स मिला है कैश में, बेयर चेक में, क्रॉस चेक में, वो अप टू 5% ऑफ टोटल रिसीट्स है, एंड जो कैश में पेमेंट किया हमने वो है अप टू 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि 44AB में जो लिमिट बढ़ती है, ठीक है, एंड 44AD ADA उसमें जो लिमिट बढ़ती है उसमें क्या डिफरेंस है सर, और क्या चेक करते हैं? ठीक है, देखो 44AB में हम लोग चेक करते हैं 5% ऑफ पेमेंट्स भी, अच्छा 5% ऑफ टोटल रिसीट्स भी और 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स भी, ठीक है। बट सर AD में क्या चेक करते हैं हम लोग, सिर्फ 5% ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स, पहली बात ये। दूसरी बात सर, यहाँ पे हम लोग ना 44AB में टोटल रिसीट्स एंड टोटल पेमेंट्स दोनों चेक करते हैं और टोटल चेक करते हैं। मतलब क्या सर, यहाँ पे जो टोटल रिसीट्स लिखा है सर, इट कैन बी मोर देन टर्नओवर, इट कैन बी मोर देन टर्नओवर। टोटल रिसीट्स का क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि मान लो आपने कार भी बेचा, आपका बिजनेस है मान लो ग्रेन्स का, आपने कार भी बेचा तो उसके पैसे भी आएंगे, तो वो भी टोटल रिसीट्स में आते हैं। आप पेमेंट्स करोगे किसी चीज़ के लिए, तो जो पेमेंट करोगे बिजनेस का या नॉन बिजनेस का, अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो वो भी इसमें आता है, तो सारे पेमेंट्स काउंट करते हैं। तो ये डिफरेंस है किसमें सर, ये डिफरेंस है आपका 44AB में जो अपन 5% चेक करते हैं उसमें, और 44AD में चेक करते हैं उसमें। आई होप आप ये समझ गए होंगे, आपको याद आ गया होगा ये, ठीक है, ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे अपन चेक करते हैं कि टोटल रिसीट कितनी है उनकी। देखो 5.5 करोड़ से, टर्नओवर 5 करोड़ से, बट रिसीट 5.5 करोड़ से, ज़्यादा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कार बेच दी, कुछ भी बेच दिए, ठीक है। तो 5.5 करोड़ का 5% कितना है बेटा, 27.5 लाख, कितना 27.5 लाख। तो सर ये अप टू 5% है क्या कैश रिसीट्स? देखो 27 लाख, हाँ सर अप टू 5% है कैश रिसीट्स। अच्छा सर टोटल पेमेंट्स का 5% कितना होता है सर 4.5 करोड़ का, 22.5 लाख। सर कैश रिसीट जो है सर वो भी कितनी है सर, अप टू 5%। तो सर कैश पेमेंट भी क्या है, अप टू 5%, कैश रिसीट्स भी क्या है, अप टू 5%। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ सर इनको भी 44AB की लिमिट इनकी क्या हो जाएगी, 10 करोड़ हो जाएगी। कितनी, 44AB की लिमिट 10 करोड़। तो इनको क्या ऑडिट करवाना पड़ेगा सर? नहीं, तो इनको भी, तो किसी को भी ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा, नन ऑफ देम। What is the amount of profit and gains of business chargeable to tax in the hands of Mr. Arvind, Arjun, Anand, assuming that they wish to make maximum tax savings without getting their books of accounts audited? अब सर इनको ऑडिट नहीं करवाना है, ठीक है। तो सर बात करते हैं हम किसकी, ये अरविंद, अर्जुन, आनंद की, ठीक है, और आकाश की। अब सर देखो अरविंद है, ये अगर 44, अगर इनको ऑडिट नहीं करवाना मतलब क्या लेंगे, प्रिजम्पटिव लेंगे। तो अरविंद का क्या रहेगा सर, प्रिजम्पटिव में टर्नओवर 95 लाख है, उसमें इनको अमाउंट जो मिला है NEFT RTGS से बिफोर ड्यू डेट वो मिला है 85 लाख रुपीज़, और पैसा कैश में जो मिला है 5 लाख रुपीज़ है। तो बचाओ 5 लाख कहाँ गया सर? वो 5 लाख ड्यू डेट के बाद मिला होगा, बट मिला होगा अकाउंट पे चेक से, NEFT RTGS ECS, ठीक है। तो सर एक बात बताऊँ आपको, हम 6% किसका लेते हैं, जो पैसा अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ ECS से मिला है ड्यू डेट के पहले, जो पैसा कैश से मिला है और ड्यू डेट के बाद मिला है, वो दोनों में क्या लेते हैं हम, 8% लेते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो पैसा 4480 में, जो पैसा हमको ड्यू डेट के पहले मिल गया ना बेटा,
अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, उसके लिए ही 6% लेते हैं। तो जो पैसा कैश में मिला उसके लिए 8%, एंड जो पैसा अकाउंट पे चेक वगैरह से भी मिला बट ड्यू डेट के बाद मिला उसके लिए भी हम क्या लेते हैं, 8% लेते हैं। तो सर हमारा 85 लाख पे आएगा 6%, और बचा हुआ 10 लाख पूरा आएगा सर किस पे, 8%, राइट। तो ये 5.1 लाख और 0.8, 5.9 लाख टोटल होगा, ठीक है। तो सर अरविंद की तो फाइनल हो गई इनकम 5.9 लाख, ठीक है। अर्जुन की बात करते हैं, अर्जुन का भी टर्नओवर 2.8 करोड़ है सर, उसमें उसको अमाउंट पैसा मिला है सर 2.65 लाख, किसमें, सॉरी 2.65 करोड़ आपके ड्यू डेट के पहले एनईएफटी आरटीजीएस से, ठीक है। बाकी कैश में मिला उसको 8 लाख रुपीस। तो बाकी पैसा कैसे मिला होगा, अकाउंट पे चेक वगैरह से मिला होगा बट ड्यू डेट के बाद। तो ड्यू डेट के बाद जो पैसा मिला है हम उसको 8% में लेंगे, तो हम 2.65 करोड़ लेंगे सिर्फ 6% में, बचा हो जाएगा अपना 8% में, ठीक है। तो देखो 2.65 करोड़ इंटू 6% एंड बचा हुआ इंटू 8%, तो ये आएगा 17.1। ये भी अपना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आनंद की बात करते हैं। आनंद को तो वैसे भी ऑडिट नहीं करवाना है, आनंद की लिमिट 10 करोड़ है, तो जो उसकी बुक्स में लिखा हुआ है, जो उसकी बुक्स में प्रॉफिट लिखा हुआ है वो दे देगा, ठीक है। तो 3 लोगों का पूछा हुआ है, देखो आ जाओ। तो 5.9 अपना आंसर है, 17.1 एंड 30 लाख, ठीक है। तीनों आंसर अपने आ गए, ठीक है। नॉट एलिजिबल फॉर एडी, इनकम एज पर बुक्स 30 लाख, चलो डन। क्वेश्चन नंबर 4, वुड यू आंसर टू क्वेश्चन MCQ 3 undergo a change if they decide to get their books of accounts audited? अगर उन लोग तीनों ऑडिट करवाते हैं तो क्या उनकी इनकम में कोई चेंज होगा? तो इधर आओ सर, अगर अरविंद ऑडिट करवाता है तो क्या करेगा, जो बुक्स में उसका प्रॉफिट है वो दिखा देगा वो, अगर कम होगा तो। पर देखो इसमें ना बुक प्रॉफिट इसका सेम है 5.9 लाख, तो इसके लिए कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा सर आनंद की बात करते हैं, आनंद भाई की। आनंद भाई की बुक प्रॉफिट कितना है सर, 30 लाख, उसने भी उतना ही दिखाया हुआ है, ठीक है। ऑडिट करवाएगा भी तो भी इतना ही दिखाएगा ना, तो इसके में भी कोई चेंज नहीं होगा। बट अर्जुन में हमने कितना दिखाया, 17.1 लाख, राइट। बट उसका जो प्रॉफिट है सर वो 15.5 लाख है बुक के हिसाब से, तो अगर ऑडिट करवाएगा वो तो कम प्रॉफिट इतना दिखाएगा ना बेटा। तो हाँ, तो सिर्फ अर्जुन का चेंज होगा, अरविंद और आनंद का चेंज नहीं होगा। आकाश के बारे में पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देखो द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ अर्जुन वुड अंडरगो अ चेंज, हाउएवर देयर वुड बी नो चेंज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अरविंद एंड मिस्टर आनंद, ठीक है। Question 5. What is the due date of filing of return of income of Mr. Arvind, Mr. Arjun, Mr. Anand and Mr. Akash for EVAT 25-26 if they wish to make maximum tax savings? अब बेटा मुझे लगता है यहाँ पे ICAI ने गलती की है। मैं ये वीडियो कल बना रहा था बट मुझे यहाँ पे गलती दिख रही थी ICAI की, तो मैंने बहुत देर सोचा पर मुझे लगा कि ICAI गलती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सबको मैक्सिमम टैक्स सेविंग करनी है, ठीक है। तो उनकी ड्यू डेट क्या रहेगी? अब सर अरविंद का तो 44 ADB आप देखो या फिर नॉर्मल देखो 5.9 लाख है, तो इससे कम इसका नहीं हो सकता। तो ये क्या करेगा, ये 44 ADB भर देगा, 31 जुलाई को रिटर्न फाइल कर देगा, ठीक है। आनंद की बात करते हैं सर, आनंद भी आप देखो, अगर आनंद भी 30 लाख उसका बुक्स का है सर, ठीक है, ऑडिट करवाए नहीं करवाए उसका 30 लाख ही रहेगा, तो वो भी 31 जुलाई भर देगा, ठीक है। अब सर अर्जुन की बात करते हैं, ठीक है। तो सर अर्जुन आप देखो कि इसका जो प्रिजम्पटिव है वो 17.1 लाख है। अगर इसको मैक्सिमम टैक्स सेविंग करना है तो क्या कर सकता है, ये ऑडिट करवा के अपनी इनकम कम दिखा सकता है। तो इसका अपन 31 अक्टूबर करेंगे, क्या करेंगे 31 अक्टूबर, राइट। एंड लास्ट मिस्टर आकाश जो है, मिस्टर आकाश, ठीक है, इसकी ग्रॉस रेट 52 लाख है। अगर सर ये दिखाता है एज पर 44 ADA तो इसकी आती है सर कितनी सर, 26 लाख आती है, ठीक है। बट अगर 44 AA के हिसाब से देखें इसका बुक प्रॉफिट तो 24.7 लाख है। तो अगर ये सर ऑडिट करवाएगा तो ये कम दिखा सकता है प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सर इसको ड्यू डेट देना चाहिए 31 अक्टूबर की, ठीक है। बट आंसर जो दिया ना बेटा, आंसर दिया है 31 जुलाई फॉर अरविंद, आकाश एंड आनंद, सिर्फ अर्जुन के लिए दिया 31 अक्टूबर। जो अपन ये वाला समझे ना, ये तो सही किया इन लोग ने, बट इसमें इन लोग ने बोला कि इसका भी 31 जुलाई होगा। मुझे समझा नहीं क्यों ऐसा हो सकता है, मुझे कुछ क्लिक नहीं हो रहा हो इस टाइम पे, बट मुझे ये लग रहा है कि सर 52 लाख रुपीज़ की इसकी ग्रॉस रिसीट है, ठीक है। हाफ करेंगे 26 लाख आएगा 50% पे, ठीक है। और सर अगर ऑडिट करवाता है तो कम दिखा सकता है, तो कम ही दिखाएगा ना यार, वही बेनिफिशियल है इसके लिए। तो मुझे ये लगता है आप लोग बच्चे जो भी बैठे हैं, देखो अपन लोग अब तुम CA बनने वाले हो तो मैं तुमसे एडवाइस मांग सकता हूँ। तो मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे जल्दी वीडियो बनाना है, मैं और बैठ के सोच नहीं सकता। तो हो सकता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको लगता है मैं मिस कर रहा हूँ तो बता दो मुझे इधर ही कमेंट में बताओ, और अगर मैं सही भी हूँ
तो मुझे कमेंट्स में बताना कि मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है। ओके, तुम सीए बनने वाले भाई, तुमसे पूछ सकता हूँ ना, बात कर सकता हूँ तुमसे मैं, ठीक है। ओके, यस, ओके गाइस। तो सर क्वेश्चन 1 अपना यहाँ पे खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन 2 सर ये क्या है, केस नंबर 2। सर इसमें क्या होने वाला है, देखो इसमें भी आईसीआई ने फॉर एडी चेक किया है और फॉर एई चेक किया, थोड़ा सा एई है ना, एई एई, हाँ ठीक है वो वाला। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स टू 4 रेजिडेंट एंटिटीज, एबीएन कंपनी, एलएमएन कंपनी, पीक्यूआरएन कंपनी, एक्सवाईएन कंपनी। अब देखो ये एबीएन कंपनी फर्म है, एलएमएन कंपनी फर्म है, पीक्यूएन कंपनी एलएलपी है और एक्सवाईएन कंपनी फर्म है, ठीक है। बिजनेस देखो क्या क्या है, रिटेल ट्रेडिंग, इसमें बिजनेस ऑफ प्लाइंग हायरिंग गुड्स, होलसेल ट्रेडिंग और इंटीरियर डेकोरेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द 4 एंटिटीज आर एलिजिबल टू डिक्लेयर इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक बात समझो कि सर आपको याद होगा तो 44 एडी और एडी में एक कंडीशन है कि फर्म को मिल सकता है, एलएलपी को नहीं मिल सकता, ठीक है। 44 एडी के लिए फर्म एलिजिबल है, इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म एक्सक्लूडिंग एलएलपी, तो एलएलपी एलिजिबल नहीं है। तो सर जो ये है एलएलपी, ये एलिजिबल नहीं रहेगी, पहली बात। सर ये 44 एडी ले सकते हैं फर्म इंटीरियर डेकोरेटर, हाँ सर। ये फर्म बिजनेस वाले हैं, ले सकते हैं, ठीक है। एबीएन कंपनी फर्म ये भी ले सकते हैं। अच्छा अब सर इनका टर्नओवर देखते हैं अपन, टर्नओवर कितना कितना है, 200 लाख, हाँ ले सकते हैं। एलएमएन कंपनी 101 लाख ले सकते हैं, 50 लाख प्रोफेशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तीनों के नाम लूँ, एबीएन कंपनी, एलएमएन कंपनी एंड एक्सवाईएन कंपनी। देखो आंसर। आप कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने क्वेश्चंस मार्क क्यों करके रखे हैं, पूरा टाइम सेव करने के लिए। अभी तुम बोलोगे सर ये क्वेश्चन पूरे पूरे पढ़ो कि क्या है इसमें, तो हम लोग ना देखो स्मार्ट स्टडीज़ करना है ना हमको, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मतलब क्या है इसका, क्वेश्चन रिवाइज करना है, कंसेप्ट रिवाइज करना है, वो पूरे हो रहे हैं ना, तो वैसे करो ना। तुमको टाइम क्यों देना है वो, नहीं नहीं पूरे ऑप्शन पढ़ना चाहिए फिर सोचना चाहिए। अब मैं उतना समय थोड़ी है, अपना फाइनल है ना, सीए बनना, बैठ के रिसर्च करना है इस पर, बैठ के सब क्वेश्चन पढ़ना। अभी जो काम का उतना करेंगे अपन, ठीक है। मेरे को तो वही लगता है भाई कि अब वैसे ही करते हैं और बहुत बच्चों को इससे फायदा होता है, ठीक है। डन, चलो। अब दूसरी बात सर, एक बात और मुझे बोलनी है कि मान लो यहाँ पे दिया रहता है एलएमएन कंपनी एलएलपी दी रहती, ठीक है, और इनका बिजनेस ऑफ प्लाइंग गुड्स हायरिंग लीजिंग गुड्स है, मतलब ये वो ट्रांसपोर्ट वाला बिजनेस है, तो क्या इनको 44 ए मिल सकता है, तो हाँ 44 ए में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं एलएलपी के लिए। 44 एडी एडीए में है कि इनको एलएलपी को नहीं मिल सकता, पर ए में ऐसा कुछ नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये पूछता है आईसीआई, परेशान कर सकता है इस पर, ठीक है। चलो, व्हाट इज द बिजनेस इनकम टू बी डिक्लेयर्ड बाय एबीएन कंपनी एंड पीक्यूएन कंपनी फॉर EY 25-26 assuming that the entities wish to make their maximum tax saving without getting their books of accounts audited। मतलब बेसिकली 44 एडी और ये पीक्यूएन कंपनी, मतलब ये है शायद ये एलएलपी, ठीक है। तो इनको ऑडिट नहीं करवाना है और मैक्सिमम टैक्स सेविंग करना है। तो पहले एबीएन कंपनी की बात करते हैं सर। एबीएन कंपनी का टर्नओवर कितना है, 200 लाख का है। पैसा मिल गया सर आरटीजीएस से इन द प्रीवियस ईयर 24-25 ओनली, साल भर में 150 लाख। जो पैसा कैश मिला ये कहाँ जाएगा बेटा, ये 8% में जाएगा, ये 6%, ठीक है। और जो पैसा मिला सर देखो, अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ आरटीजीएस एनईएफटी ड्यू डेट के पहले 1425 से लेके 31/7/25, ये भी कहाँ जाएगा बेटा, 6% में, क्योंकि ड्यू डेट के पहले मिल गया। कहाँ मिल गया बेटा, ड्यू डेट के पहले मिल गया, राइट। तो देखो 150 + 20 170 पे लेंगे अपन 6%, ठीक है, और 30 पे लेंगे 8%। तो पूरा टोटल कर लो कितना आएगा बेटा, देखो ये 12.6 लाख आएगा, ठीक है। अच्छा अब सर ये जो पीक्यूएन कंपनी है ये तो एलिजिबल है ही नहीं, किसके लिए, 44 एडी के लिए, ठीक है। और उनका टर्नओवर भी 100 लाख है, 1 करोड़ से ऊपर नहीं है, तो ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा इनको, ऑडिट की इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इनका बुक प्रॉफिट इनका वो रहेगा, क्या है बुक प्रॉफिट, 4.5 लाख, वही आंसर रहेगा, राइट। ओके चलो सर, व्हाट इज द बिजनेस इनकम टू बी डिक्लेयर्ड बाय एलएमएन कंपनी फॉर EY 25-26 assuming that the firm wishes to make maximum tax savings without getting their books of accounts audited, ठीक है। तो देखो अब सर ये एलएमएन कंपनी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इसके बारे में देखो टर्नओवर दिया है हमको, पैसा जो मिला है वो दिया है, वर्किंग पार्टनर सैलरी दी है, इंटरेस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है 4.1 लाख, ठीक है, और नंबर ऑफ व्हीकल्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब नंबर ऑफ व्हीकल जो दिया हुआ है बेटा, आप देखो अलग अलग वेट है, ठीक है। मुझे बताओ हैवी गुड्स व्हीकल कौन सा कहलाता है जिसमें वेट हो 12,000 kg के ऊपर, 12,000 kg के ऊपर, मतलब मोर देन 12,000 kg, ध्यान रखना
सर एग्जैक्टली 12,000 kg को हैवी गुड्स व्हीकल नहीं बोलते। मैं हर बार बच्चों को बोलता हूं बेटा जहां जहां लिमिट आती है ना वहां चेक करो कि एग्जैक्टली पे क्या है। तो बच्चों को एग्जाम में दिया हुआ ये एग्जाम क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब तुम वहां कंफ्यूज हो जाओगे कि 12,000 पे एग्जैक्टली में क्या था, क्या उसको हैवी गुड व्हीकल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे इसको हैवी गुड व्हीकल। ठीक है, ओके। दूसरी बात, इसमें तीन तीन अच्छे अच्छे पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है सर, क्या डेट ऑफ परचेज या डेट ऑफ पुट टू यूज दिया है? अरे भाई डेट ऑफ पुट टू यूज से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको डेट ऑफ पुट टू यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको फर्क पड़ता है डेट ऑफ परचेज से। अंडर 44 ए हम काउंट यहां से करते हैं मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स। इसमें कंफ्यूजन करेंगे उन लोग। तीसरा, तीसरा क्या है, तीसरा बताऊंगा बाद में। इनकम अंडर 44 ए हैवी गुड्स व्हीकल क्या लेते हैं अपन, 1000 पर टन पर मंथ और पार्ट। ठीक है, एंड अदर व्हीकल 7500 पर मंथ और पार्ट, ये लेते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सर। देखो ये थ्री व्हीकल्स है, 16 से स्टार्ट हो रहा है पर मंथ और पार्ट, जून से। ठीक है, 11 मंथ्स आएगा सर। ठीक है, नहीं 16 से नहीं, सॉरी 28/5 से चालू करेंगे, इसको भूल जाओ, ये कन्फ्यूज मत हो। ठीक है, 28/5 से, मई से तो 11 मंथ्स आएगा, ये जुलाई से 9 मंथ्स, अगस्त से 8 मंथ्स, ऐसे मंथ्स काउंट कर लो। कर लोगे, तुरंत पॉज करो, कर लो तुरंत। ठीक है, नंबर ऑफ व्हीकल्स देख लो। अब यहाँ पे लेंगे 7,500, यहाँ भी 7,500, यहाँ भी 7,500, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, ये सब में 7,500 लेंगे इंटू नंबर ऑफ व्हीकल्स इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। बट यहाँ पे लेंगे अपन 13 इंटू 1,000 इंटू 2 नंबर ऑफ व्हीकल्स इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, तो ये करो, इसका आंसर आएगा 636,500। ठीक है, तो फट से एक काम करो, आंसर टिक कर दो 636,500। अरे 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 अरे, ये आंसर तो सर 436,500 है सर। अरे गलत होगा आंसर फिर तो, ऐसे ने गलत किया है क्या? अरे नहीं यार, ये तो आंसर 436,500 है। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ बताओ, ऐसा क्यों हुआ है बताऊँ? देखो इधर, देखो इधर, ओए ओए, इसको बड़ा करो थोड़ा सा, मैंने छुपा के रखा है। देखो, जो गलतियां बेटा आप कर सकते हो ना, वो मैं यहाँ पे कराऊंगा आपसे। ठीक है, ये गलती आप कर सकते हो, आपने सोचा नहीं होगा इस चीज़ के बारे में, ये गलती मैं कराऊंगा। पहले सुन लो गलती क्या है। सर इनकम कैलकुलेटेड फॉर प्रिजम्पटिव प्रोविजंस अंडर 44 ए में क्या होता है बेटा, 636,500 में से अपन 2 लाख माइनस करेंगे। सर 2 लाख क्या है सर, ये पार्टनर्स का सैलरी और इंटरेस्ट। पार्टनर का सैलरी कितना है बेटा, 1.5 लाख, और इंटरेस्ट कितना है बेटा, 50,000। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने ज़बरदस्ती ये पूरा पढ़ा यहाँ से यहाँ तक, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पढ़ा मैंने, जान मुझ के पढ़ा, आपको ये दिखाने के लिए कि आपने ये पढ़ा बट आपका ध्यान नहीं गया। जिनका गया वेरी गुड, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो पक्का गया होगा, मैं पता है मुझे, मैंने क्लास में कराया क्योंकि ये एमसीक्यू भी कराया क्लास में। ठीक है, पर जो दूसरे बच्चे हैं उनका मुझे पता है ध्यान नहीं गया होगा। ठीक है, इसमें मैंने जानने से पहले क्वेश्चन पढ़ा, फिर तुमको ये क्वेश्चन करवाया और तुमसे गलत करवाया। ठीक है, अब एक बात समझो, 44 ए में पार्टनर्स सैलरी और पार्टनर इंटरेस्ट अलाउड होता है बेटा। हाँ जी, अलाउड होता है। सर 44 एडी और एडी में अलाउड होता है क्या? नहीं, उसमें अलाउड नहीं होता, सिर्फ 44 एई में अलाउड होता है। ठीक है, तो बात ध्यान रखना। और ये होगा अंडर, मतलब सब्जेक्ट टू लिमिट अंडर 40B। 40B में जितना अलाउड होता है ना उतना अलाउड होगा। मतलब कैसे सर, मान लो यहाँ पे ऐसा लिखा होता हमको कि इंटरेस्ट 15% पे है, इतना 60,000 70,000 जो भी है, तो हम क्या करते हैं उसका 12% ही अलाउ करते हैं। मतलब जितनी 40B में लिमिट है ना उतना ही अलाउ करेंगे। ठीक है, ओके, तो बात ध्यान रखना। तो ऐसी गलतियां मैं जहाँ भी आपको खुद भी कर सकते हो वो कराऊंगा यहाँ गलतियाँ, ताकि आप ये वीडियो से आपका एकदम फायदा होना चाहिए ना भाई। मैं बोल रहा था नित्य से कुछ भी नहीं, खुद भी नहीं कर पाओगे, इसलिए बोल रहा था। व्हाट इज द इनकम टू बी डिक्लेयर्ड बाय एक्सपाइन कंपनी अंडर द हेड पीजीबीपी फॉर एवर 25-26 assuming that the firm wishes to make maximum tax savings without getting their books of accounts audited। सो कौन सी ये एक्सपाइन कंपनी, मतलब ये वाला है, इंटीरियर वाला है। ठीक है, अब 50 लाख है सर, इसको ऑडिट नहीं करवाना है तो क्या करो सर, डिवाइड बाय, मतलब 50% कर दो इसका, 25 लाख, तो खत्म करो ना, फिर आंसर क्या ही दिखना है इसमें। वुड योर आंसर टू एमसीक्यू 3 and 4 चेंज इफ द फर्म डिसाइड्स टू गेट देयर बुक्स अकाउंट्स ऑडिटेड? हाँ सर, चेंज होगा सर, यस, क्योंकि देखो 44 के हिसाब से इनका इनकम कम होगी। देखो 44 के हिसाब से इनकी इनकम भी कम है सर, और इनकी इनकम भी कम है। ठीक है, तो अगर ऑडिट करवाएंगे तो इन लोगों की इनकम कम कर लेंगे अपनी, ऑडिट करवा के जो एक्चुअल इनकम है वो शो कर देंगे, तो खत्म बात, खत्म। इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था बेटा, खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे केस नंबर 3। अब बेटा बहुत इजी है,
इसमें ना 50C के बारे में पूछा हुआ है, 43CA के बारे में, और उससे जो IFRS का इम्प्लीकेशन आता है ना वो वाला पूछा हुआ है कि प्रॉपर्टी कम में बेचा, मतलब सॉरी ज़्यादा में बेचा तो क्या, नहीं कम में बेचा, सॉरी फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी कम में बेचा तो उसके हाथ में IFRS इनकम कितनी होगी सामने वाले के हाथ में, वो सब पूछा हुआ है। तो चलो देखते हैं। देखो हर एक प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है, उसका बिजनेस है बिल्डिंग बेचने का, ठीक है। तो उसने अपने फ्रेंड राजेश को, जो डीलर इन ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स है, उसको 100 लाख में एक बिल्डिंग बेची, ठीक है। 1125 को जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी 120 लाख की, मतलब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे कितनी थी 120 लाख। सर एग्रीमेंट हुआ एंटर 1924 को, पहले एग्रीमेंट एंटर हुआ था जब SDV कितनी थी 110 लाख, और सर उस टाइम पे डाउन पेमेंट मिल गया था 15 लाख का बाय NEFT। अब सर अपन SDV ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन लेते हैं? तो सर अगर एग्रीमेंट डेट के पहले हमको कुछ पैसा मिल गया है बाय अकाउंट पे चेक NEFT RTGS, तो हम क्या बोलते हैं कि हम SDV ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट लेंगे, राइट। तो हम सर यहाँ हमको पैसा मिल गया NEFT से, तो हम लेंगे SDV ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट विच इज 110 लाख, ठीक है। तो ये हमारा SDV रहेगा। अब सर एक बात बताओ, इसे 100 लाख में बेचा है, राइट, और SDV 110 लाख है, ठीक है। तो क्या SDV अप टू 110% ऑफ कंसिडरेशन है? SDV है सर अप टू 110% ऑफ कंसिडरेशन, तो आपका सेल वैल्यू क्या रहेगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, राइट। एज पर 43CA क्या होता है? SDV और सेल वैल्यू विच एवर इज हायर दैट शैल बी योर डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बट सर यहां पे क्या होगा? यहां पे आपका जो SDV है इट इज अप टू 110% ऑफ कंसिडरेशन, तो आपका सेल वैल्यू ही क्या रहेगा जो कंसिडरेशन है, दैट विल बी योर फाइनल कंसिडरेशन, उसी पे हम इनकम निकालेंगे। तो सर हमने 100 लाख रुपीज़ में बेचे उसको, हमने लिए थे सर कितने में? देखो हमने 50 लाख में लिए थे पिछले बार, मतलब साल भर पहले, पिछले साल। तो प्रॉपर्टी डीलर है सर, तो इसकी 100 माइनस 50 लाख क्या होगी? बिजनेस इनकम। तो पहला क्वेश्चन वही पूछा हुआ है कि भाई हरी के हाथ में इनकम कितनी होगी, तो 50 लाख इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम, सिंपल बात। अब राजेश के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन उसी केस में कि राजेश के हाथ में कोई IFRS इनकम होगी क्या? अब देखो IFRS इनकम कब होती है? जब SDV ज़्यादा रहे और कम में बेच रहे हैं अपन, ठीक है, ओके, तब सामने वाले के हाथ में IFRS इनकम होती है। बट अपना भी कंसिडरेशन कितना निकला है सर? 100 लाख का निकला है, ठीक है, और हमने 100 लाख में ही बेचा है, तो इसमें राजेश के हाथ में कोई भी इनकम नहीं होगी, ठीक है। अगर हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेते हैं इसमें 110 या 120 लाख, तो राजेश के हाथ में 10 लाख या 20 लाख इनकम होती। बट यहाँ पे कितना लिया हमने? एज इट इज अप टू 110% ऑफ कंसिडरेशन, इसके हाथ में कोई भी इनकम नहीं बेटा, राइट। चलो अब सर थर्ड क्वेश्चन है इसके बारे में। सेकंड, हरी का ब्रदर है रवि रिटेल ट्रेडर है, उसने अपना घर बेचा 50 लाख रुपीज़ में, ठीक है। जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी? 70 लाख। एग्रीमेंट पहले एंटर हुआ था, उस टाइम पे SDV 55 लाख थी, बट जो रवि को डाउन पेमेंट मिला है ना, वो मिला है क्रॉस चेक से, हाँ क्रॉस चेक से पेमेंट मिला है। तो इस केस में देखो हम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का SDV कब लेते हैं? या तो पैसा मिला ही नहीं है एग्रीमेंट के पहले, या पैसा मिला है बट मिला है कैश से, बेरर चेक से, क्रॉस चेक से। तो ऐसे केस में हम क्या लेंगे? SDV ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी टेकन, जो कि कितना है? 70 लाख है। और रवि क्या है सर? रवि एक मतलब रिटेल ट्रेडर है, ठीक है। तो इसकी जो इनकम होगी 50C के हिसाब से कैपिटल गेन की इनकम होगी। तो 70 लाख माइनस लिया कितने में था सर? इसने 32 लाख में लिया था एक साल पहले, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसके हाथ में होगा सर कितना? 38 लाख का। तो 70 लाख माइनस 32 लाख, 38 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रवि। अब रवि ने बेचा किसको सर? ये बेचा है इसने मिस्टर वल्लिश को। अब ये मिस्टर वल्लिश जो है, इसने कितने में लिया सर? 50 लाख में लिया है। इसको 70 लाख का जो बिल्डिंग है, घर है, 50 लाख में मिला। 70 लाख का घर 50 लाख में मिला, तो 20 लाख का इसको गिफ्ट मिला। 20 लाख की इसकी क्या हो जाएगी बेटा? IFRS इनकम हो जाएगी। इसके हाथ में 20 लाख की क्या हो जाएगी बेटा? IFOS इनकम। बात समझे, ठीक है। इस टैक्स डिडक्टेबल बाय मिस्टर राजेश एंड मिस्टर वल्लिश ऑन मेकिंग पेमेंट टू द सेलर। अब सर राजेश और वल्लिश दोनों सर जो ले रहे हैं ना अमाउंट, 50 लाख के ऊपर वाला ले रहे हैं। इस दोनों में कंसिडरेशन या फिर SDV 50 लाख के ऊपर है, तो क्या इनको 194 IE में TDS नहीं काटना पड़ेगा? ऑब्वियसली काटना पड़ेगा। तो यस, टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स बाय बोथ मिस्टर राजेश एंड मिस्टर वल्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर अपना केस नंबर 3 खत्म होता है। चलो बेटा अब करेंगे केस नंबर 4। इसमें क्या पूछा हुआ है पता है तुमको? इसमें पूछा हुआ है 115BAA, ठीक है, 115BAB और 270A की पेनाल्टीज, इनके बारे में पूछा हुआ है इसमें,
बस, और ज़्यादा कुछ पूछा हुआ नहीं है। तो वो ना हम वाइल डूइंग क्वेश्चन हम लोग उसको याद कर लेंगे, क्या क्या पूछा हुआ है हम समझ लेंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सो व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ बी लिमिटेड फॉर EY 24-26 इफ इट अवेल्स द बेनिफिशियल टैक्स रेट्स अंडर द स्पेशल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BAA as the case may be by fulfilling the conditions specified thereunder. Assume that the gross total income reflects the computation of under special provision. ठीक है, ओके, मतलब GTI जो दी है वो स्पेशल प्रोविजन की इनकम ही है। अब सर बी लिमिटेड है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चर में है सर, मैन्युफैक्चर में है, तो सर ये क्या कर सकते हैं, ये 115 BAB ऑप्ट कर सकते हैं, बरोबर। अगर मैन्युफैक्चर में है तो 115 BAB ऑप्ट कर सकते हैं ना, यस, ओके। अच्छा ए का भी देख लेते हैं अपन, ए भी सर मैन्युफैक्चर में है, तो 115 BAB ऑप्ट कर सकते हैं क्या, नहीं। देखो ए 115 BAB ऑप्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बेटा ये क्या है, ये 1919 को सेटअप हुई है, ठीक है, डेट ऑफ सेटिंग। और सर 115 BAB के लिए सेटअप होना चाहिए सर ऑन और आफ्टर 11019, ठीक है। तो अब सर ये तो 115 BAB ऑप्ट कर सकते हैं ना सर, कर सकते हैं ना, ठीक है। तो बेटा एग्जाम में आप क्या करोगे पता है, ये गलती करोगे कि आप ये एक छोटी सी गलती कर सकते हो कि BAB वाले रेट्स लगा सकते हो। मैं आपको बता दूं एक बात कि सर इधर आओ, इधर 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 इसको बड़ा करो, चलो 115 BAB नॉट अलाउड एज इट इज सेटअप आफ्टर 31/24। सर जो 115 BAB है ना उसमें एक कंडीशन है कि 11019 के बाद स्टार्ट होना चाहिए ऑन और आफ्टर 11019, बट बिफोर 31/3/24, और ये हुई है सर 31/3/24 के बाद। तो ये चेक कर लेना बेटा, MCQ में केस में भूल सकते हैं बात आप। तो सर एक बात समझिए आपको कि अब सर अब 31/3/24 के बाद जो भी कंपनी सेटअप हुई है वो कभी 115 BAB ऑप्ट कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो 115 BAB सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, अगर 31/3/24 के पहले अगर कोई कंपनी सेटअप हुई है, ठीक है, और उन लोगों ने ऑलरेडी 115 BAB ऑप्ट कर चुका है। क्यों, क्योंकि बेटा 115 BAB सिर्फ फर्स्ट ईयर ऑफ सेटअप में, जिस साल सेटअप हुआ है सिर्फ उस साल ऑप्ट हो सकता है। तो सर जिस जो कंपनी 31/3/24 के पहले सेटअप हो गई होगी और उस साल ऑप्ट कर ली होगी, सिर्फ उनको ही इस साल 115 BAB एप्लीकेबल रहेगा। कोई नई कंपनी इस साल 115 BAB नहीं ले सकती। इसका मतलब मान लो एक कंपनी सेटअप हो गई 31/3/24 के पहले, क्या वो इस साल 115 BAB ऑप्ट कर सकती है? अबे नहीं, नहीं ऑप्ट कर सकती। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ फर्स्ट ईयर ऑफ सेटअप, इन द ईयर ऑफ सेटअप ही ऑप्ट कर सकती है, ठीक है। तो सर बी लिमिटेड 115 BAB के लिए एलिजिबल नहीं है, ये सिर्फ 115 BAA के एलिजिबल है, ठीक है। तो चलो इनकी इनकम कितनी है सर, देखो इनकी इनकम 2.8 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है। इन्हें मशीनरी लिया है सर इस साल 4 करोड़ का एडिशनल मिल सकता है इस पर, बट अगर 115 BAA लेंगे तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इन्हें नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉय किए 1000 एम्प्लॉयज़, उसमें 500 एम्प्लॉयज़ है 24,000 पर एम्प्लॉय पे, और 500 एम्प्लॉयज़ है 26,000 पर एम्प्लॉय पे। तो सर 26,000 पर एम्प्लॉय वाले जो हैं इन पे इनको 80 JJA नहीं मिलेगा, 80 JJA नहीं मिलेगा इस पर, ठीक है, डन। तो सर हमको सिर्फ 500 एम्प्लॉयज़ में मिलेगा, तो 24,000 पर एम्प्लॉय इंटू 500 एम्प्लॉयज़ इंटू, अब इन्होंने कब किया सर ये सेटिंग अप ऑफ कंपनी, सेटअप कब हुई कंपनी साहब 1/11/24, मतलब नवंबर में हुई है, ठीक है। तो नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 5 महीने के लिए, तो 24,000 इंटू 500 एम्प्लॉयज इंटू 5 मंथ्स इंटू 30%, ये इनको रिडक्शन मिलेगा 80 JJA में, राइट, 1.8 करोड़। इनका प्रॉफिट कितना है सर 2.8 करोड़ का है, देखो यहाँ पे 2.8 माइनस 1.8, 1 करोड़ का इनका इनकम बचेगा। और सर 115 BAA में टैक्स रेट कितना लगता है 22 + 10 + 4 दैट इज 25.168%। तो 1 करोड़ का 25.168% कितना होगा बेटा 25,16,800, कितना होगा बेटा 25,16,800। बात समझी, बात समझी कि नहीं? यस यस सर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि हमको ए की इनकम बताना है सर, ए की इनकम, कि ए की इनकम कितनी होगी। तो सिंपल बात है 4.9 करोड़ है सर, इनको 80 JJA मिलेगा क्या? अरे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, ये सिर्फ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देख के तुम 80 JJA मत निकाल लिया करो, ठीक है। आप देखो 1919 को अपनी सेटअप हुई, कब 1919 को, और 80 JJA शुरू के 3 साल मिलता है, बरोबर। तो शुरू के 3 साल में है क्या अपन अभी खड़े हैं क्या? नहीं, तो 80 JJA तो नहीं मिलेगा इनको, ठीक है, और 115 BAA ले रहे हैं तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बट सर यहाँ पे एडिशनल तो वैसे भी नहीं मिलेगा, ये तो जो न्यू मशीन इंस्टॉल हुई है ये सेटअप डेट पे हुई है, तो ये तो उस साल हुई है, वो भी फर्स्ट ईयर में मिलता है, तो वो भी वैसे भी नहीं मिलने वाला,
अगर 115 BW नहीं भी लिया तो भी नहीं मिलने वाला वो तो हमको 4.9 करोड़ की हमारी इनकम रहेगी टोटल। तो वही वैसी की वैसी इनकम रहेगी 4.9 करोड़। इस पे 115 BW के हिसाब से 25.168% हम लगा देंगे, 123.32 320 आ जाएगा। ठीक है, हमको टैक्स लायबिलिटी बताना है अगर वो 115 BW भी ऑप्ट करता है तो। ठीक है, डन, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड इफ दे डू नॉट ऑप्ट फॉर स्पेशल प्रोविजन अंडर 115 BW? अगर BW ऑप्ट नहीं करेंगे तो सर देखो ए के लिए कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि इसको एडिशनल नहीं मिलेगा। ठीक है, बट बी के लिए चीज़ें चेंज हो जाएगी क्योंकि इसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस साल सेटअप हुई है और इस साल इसने 4 करोड़ का क्या ली है, 4 करोड़ का इनने एसेट ली है। बट सर एक बात ध्यान रखना कि ये सेटअप कब हुई है, 1/11/24 को। तो इस साल 4 करोड़ पे इनको एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% तो मिलेगा, बट ये सर ये मिलेगा इनको हाफ ईयर का, इसका हाफ ईयर का, हाफ उसका। ठीक है, तो 4 करोड़ इंटू 20% इंटू 50%, ठीक है, दैट इज 4 करोड़ इंटू 10%, दैट इज 0.4 करोड़ उतना मिलेगा। 80 जो है वो तो मिलता ही है सर, कितने का है वो हमारा 1.8 करोड़ का, वो तो मिलेगा ही, साथ में 0.4 करोड़ इनको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, 4 करोड़ इंटू 20% इंटू 50%। ठीक है, तो ये आपकी इनकम आएगी बेटा 60 लाख रुपीज़ की। तो देखो ए लिमिटेड के लिए तो सेम है इनकम 4.9 करोड़ और बी के लिए 60 लाख रुपीज़ है। ठीक है, चलो अब बेटा यहाँ पे आपसे सी और डी के बारे में पूछा हुआ है, पेनाल्टी के बारे में, सेक्शन 270A की पेनाल्टी। ठीक है, मैंने आपको मोस्टली 115 BW और BAB आपको मैंने वो करा दिया रिवाइज। अच्छा सर BAB में हमको फर्स्ट ईयर में ऑप्ट करना पड़ता है, पर BW में ऐसा नहीं है। BW में आप जिस साल से ऑप्ट करना चाहो उस साल की ड्यू डेट के पहले ऑप्ट कर लो, बात खत्म। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सर ये सी और डी की। इसमें क्या बोला हुआ है सर, इसमें ना 270A की हमको वो पूछी हुई है। ठीक है, लाइबिलिटी के बारे में पेनाल्टी पूछी हुई है उसमें। देखो अब 270A में क्या होता है सर, 50% ऑफ टैक्स होता है अंडर रिपोर्टेड इनकम में, और मिस रिपोर्टिंग होती है। अगर अंडर रिपोर्टिंग है तो 50%, मिस रिपोर्टिंग में 200% ऑफ टैक्स। ठीक है, अच्छा सर एज पर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड 14 करोड़ इनकम है, 17 करोड़ इनकम है, उससे 143 में इनकम बढ़ी, इसको हम अंडर रिपोर्टिंग बोलते हैं क्या? नहीं। अगर 143 में इनकम 139 से ज्यादा आ रही है, अगर 143 में मतलब समरी असेसमेंट में इनकम रिटर्न इनकम से ज्यादा आ रही है तो उसको हम अंडर रिपोर्टिंग नहीं बोलते। बट सर 143 में मतलब असेसमेंट में अगर इनकम समरी असेसमेंट से ज़्यादा आ रही है, अगर रेगुलर असेसमेंट में इनकम समरी असेसमेंट से ज़्यादा आ रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अंडर रिपोर्टिंग बोलते हैं। यहाँ पेनाल्टी लगेगी, यहाँ पेनाल्टी नहीं लगेगी। पेनाल्टी का क्वेश्चन एक और आने वाला है अभी आगे, उसमें और बढ़िया समझाऊंगा, पर यहाँ पे एक बार समझ लो कि यहाँ पेनाल्टी नहीं लगेगी। कहाँ लगेगी? यहाँ लगेगी। राइट, मेरा पेनाल्टी से लेक्चर बहुत जल्दी आने वाला है बेटा, 40 मिनट के अंदर पूरी पेनाल्टी याद करा दूंगा। ठीक है, ओके। और इसमें जो भी चैप्टर तुमको याद नहीं आ रहा है, समझ नहीं रहा है, जाओ मेरे वीडियो अवेलेबल है भाई, देखो, समझाया हुआ है सब, तुमको समझेगा, क्वेश्चन सॉल्व करते बनेंगे, तुम्हारे लिए बनाया है, देखो ना, कब तक रुके रुके रहोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर ये और ये, ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा हुआ है सी लिमिटेड के केस में हमको 270 की पेनाल्टी बताना है, अज्यूमिंग दैट द अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम इज नॉट ड्यू टू मिस रिपोर्टिंग। मिस रिपोर्टिंग नहीं है मतलब 200% ऑफ टैक्स नहीं है, 50% ऑफ टैक्स निकालना है। एंड नन ऑफ द एडिशंस मेड इन द असेसमेंट क्वालिफाइज अंडर सेक्शन 270A सबसेक्शन 6। इसका मतलब क्या है सर? 270A6 क्या है सर? देखो 270A6 मतलब क्या होता है पता है तुमको कि उसमें लिखा होता है केसेस विच शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अंडर रिपोर्टिंग। ठीक है, जहां पे जिसको हम अंडर रिपोर्टिंग नहीं मानते। ठीक है, अगर वहां पे कोई केस कवर्ड रहेगा तो उस पर पेनाल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसमें ये बोल दिया है कि भाई उसमें कोई केस कवर्ड नहीं है मतलब पेनाल्टी लगेगी, इसका मतलब ये है। ठीक है, उसे कंफ्यूज नहीं होना। ओके, चलो अब सर हमको ये बोला है कि BW ऑप्ट नहीं किया उन लोगों ने। ठीक है, ओके। अब सी लिमिटेड का आप देखो टर्नओवर कितना है, प्रीवियस है 2022-23 का 499 करोड़, तो इसको टैक्स रेट कितना लगेगा? 30%। बरोबर बरोबर। अब सर उसको निकालना क्या पड़ेगा, टैक्स ऑन 20 करोड़ माइनस टैक्स ऑन 16 करोड़। देखो निकाला है अपन ने, टैक्स ऑन 20 करोड़ दैट इज 16 + 4 और माइनस टैक्स ऑन 16 करोड़। ठीक है, 4 करोड़ यहाँ पे अंडर रिपोर्टेड इनकम रहेगी। ठीक है, तो टैक्स ऑन 20 करोड़ ये आया, टैक्स ऑन 16 करोड़ ये आएगा, 30% से निकालोगे आप। ठीक है, 30%। ओके,
ठीक है। 30% प्लस एक बात ध्यान रखना कि इनकम 20 करोड़ से और कितनी 16 करोड़ से, तो यहाँ पे आपको सरचार्ज भी लगाना पड़ेगा। कितना? 30% टैक्स प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस। ये करना, सरचार्ज मत भूलना बेटा, ठीक है। ओके, तो ये माइनस करने के बाद हम लोग का ये आया इसका 50% पेनल्टी, दैट इज 69,88,000। तुरंत पॉज करो कैलकुलेटर पे, तुरंत करो, तुरंत करो, अभी करो, ठीक है, राइट। चलो, सर व्हाट वुड बी द क्वांटम ऑफ पेनल्टी पेबल बाय डी लिमिटेड under section 270A, assuming that the underreporting of income is due to misreporting. Assume that D Limited has not opted for special provision. अब डी में बोल रहा है ये मिसरिपोर्टिंग है नहीं, हाँ मिसरिपोर्टिंग है ये बोल रहा है, मतलब 200% ऑफ टैक्स पेनल्टी लगेगी। तो यहाँ पे हम लोग का टर्नओवर कितना है? 251 करोड़, तो यहाँ पर टैक्स लगेगा 25% से, ठीक है। ओके, टैक्स ऑन 22 करोड़ माइनस टैक्स ऑन 20 करोड़, टैक्स ऑन 22 करोड़ माइनस टैक्स ऑन 20 करोड़, बरोबर है? बरोबर है क्या? यस। तो टैक्स ऑन 22 करोड़ माइनस टैक्स ऑन 20 करोड़, टैक्स है 25% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस, ठीक है। ये आएगा इसका 200% पेनल्टी, 1,16,48,000, दैट इज योर आंसर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अब भी तुरंत आप लोग काय में करोगे? कैलकुलेटर पे करोगे, पॉज करके करो बेटा, ठीक है, डन, खत्म हो गया। अरे बस, ओके। अब आते बेटा हम नेक्स्ट केस नैरो, केस नैरो नंबर 5। सर केस नैरो नंबर 5 क्या है? ये है अबाउट बिजनेस ट्रस्ट। देखो बेटा, बिजनेस ट्रस्ट के बारे में है। बिजनेस ट्रस्ट के रेट्स आपने अगर मुझसे पढ़ा है क्लास में या फिर मेरे वीडियोस से तो आपको याद होंगे, नहीं पढ़ा है तो आई मतलब डाउट कि याद होंगे कि नहीं होंगे। तो याद करना है तो मेरे वेरियस एंटिटीज का रिविजन है, वहाँ जाओ, उसमें बिजनेस ट्रस्ट पढ़ाया मैंने, उससे रेट्स याद कर लो। 10 मिनट के अंदर रेट्स याद करा दूंगा, 10 मिनट बस, 10 मिनट सिर्फ, ठीक है। चलो केस नंबर 5 की बात करते हैं। बिजनेस ट्रस्ट सेबी में रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब उसकी अलग अलग इनकम दी है, इंटरेस्ट इनकम दी है, डिविडेंड इनकम दी है, तो हम एक एक इनकम पकड़ के चलते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम जेड लिमिटेड 10 लाख रुपीज़ की है। देखो इंटरेस्ट इनकम क्या होती है बेटा? ये बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में क्या होती है? एग्जेम्प्ट, और यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल। अच्छा मैं बोल देता हूँ, सुनो सुनो, बिजनेस ट्रस्ट के बारे में सुन लो। चलो इधर आओ, देखो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में 3 इनकम एग्जेम्प्ट होती है। कौन सी? इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट फ्रॉम रीट। कौन सी? इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट फ्रॉम रीट। ये तीन इनकम यूनिट होल्डर्स के हाथ में, टैक्सेबल होती है। ये 3 इनकम यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होती है। इसके अलावा एक सम और आया है जो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है, दैट इज स्पेसिफाइड सम, ठीक है। बट आई डाउट कि उसके बारे में पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 4 साल पुराना क्वेश्चन है, इसमें नहीं पूछा उस बारे में, ठीक है। उसके बारे में अभी पिछले बार की 8वीं में क्वेश्चन था, वो देख लेना, 8वीं वाला क्वेश्चन, ठीक है। मैंने वो बिजनेस ट्रस्ट वाले जो रिवीजन उसमें कराया हुआ है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, सर डिविडेंड भी यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जाम्प्ट हो सकता है, डिविडेंड अभी टैक्सेबल है यूनिट होल्डर के हाथ में, बट डिविडेंड यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जाम्प्ट होता है अगर जो एसपीवी जिसने टैक्स पे किया है, उसने ऑप्ट किया हो नॉर्मल रेट्स। अगर उसने एसपीवी ने ऑप्ट किया है 115 BAA, अगर एसपीवी ने ऑप्ट किया है 115 BAA, तो सर क्या होगा? डिविडेंड टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स, डिविडेंड टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। बट अगर एसपीवी ने ऑप्ट किया है नॉर्मल टैक्स रेट्स, तो डिविडेंड भी यूनिट होल्डर्स के हाथ में भी क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब डिविडेंड आता है ना लिख के, तो आप चेक करो बिजनेस ट्रस्ट वाले क्वेश्चन में कि एसपीवी ने टैक्स पे किया है क्या 115 BAA में या नहीं किया है। तो जेड लिमिटेड डज नॉट ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर 115 BAA, मतलब सर जेड लिमिटेड ने क्या किया है? ऑप्ट किया है नॉर्मल स्कीम, मतलब डिविडेंड भी क्या होगा बेटा? यूनिट होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है, डन। अच्छा बेटा आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको ना क्वेश्चंस के साथ कराता हूं इसको, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम जेड लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द बिजनेस ट्रस्ट टू यूनिट होल्डर्स एक्स एंड वाई। अब सर इंटरेस्ट इनकम की बात करेंगे, ठीक है। अब पहले अपन ये सब नहीं पढ़ते, अपन क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे ये सब, ठीक है। जेड लिमिटेड इंडियन कंपनी है, उसमें बिजनेस ट्रस्ट 100% होल्ड करता है, ठीक है, ये सब ठीक है। अज्यूम दैट द बिजनेस ट्रस्ट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द एंटायर 48 लाख टू द यूनिट होल्डर्स इन द प्रीवियस ईयर 24-25 इन द मंथ ऑफ मार्च 25। मिस्टर एक्स इज अ रेसिडेंट होल्डर होल्डिंग 100 यूनिट्स एंड मिस्टर वाई इज अ नॉन रेसिडेंट होल्डर होल्डिंग 500 यूनिट्स, ठीक है। और टोटल यूनिट्स कितनी है सर? टोटल यूनिट्स है 5000, ठीक है। अब इंटरेस्ट सर कितना है? 10 लाख का इंटरेस्ट है। 10 लाख का इंटरेस्ट 5000 यूनिट्स में बटा हुआ है, तो 10 लाख बाय 5000 करो, 10 लाख बाय 5000। अब सर एक्स के पास कितनी यूनिट्स है? 100 है, 100 है ना, और वाई के पास है सर 500 यूनिट्स। तो देखो टोटल यूनिट्स में बांट दिया हमने इंटरेस्ट को, इनटू 100 किया तो एक्स का इंटरेस्ट आया, इनटू 500 किया तो वाई का इंटरेस्ट आया। तो एक्स को 20,000 इंटरेस्ट मिला है, वाई को 1 लाख इंटरेस्ट मिला है,
ठीक है। अब आपको याद होगा कि सर इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल कितने परसेंट पे होता है सर, इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल कितने परसेंट पे होता है, तो सर एनआरएफसी के हाथ में होता है 5% पे और हमारे हाथ में नॉर्मल टैक्स रेट्स, और टीडीएस करता है सर उनका 5% प्लस सेस मतलब 5.2% पे और हमारा 10% पे। ठीक है सर, आपको अगर रेट्स याद नहीं आ रहे हैं ना, आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ एक बार वीडियो देख लें जाके, आपको याद हो जाएंगे रेट्स। ठीक है, मैं यहाँ पर रेट्स याद नहीं करवा सकता हूँ, तो टाइम नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, ओके, उसका खुद वीडियो बनाया हुआ है ना। ओके, तो टैक्स डिडक्टेबल है 10% ऑन 20,000 जो हमको मिला है रेसिडेंट को, पर वाई को, जो वाई को मिला है उसमें 5.2% कटेगा, क्योंकि एनआर के टीडीएस में हम लोग सेस ऐड करते हैं, बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 4 लाख ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज एंड 8 लाख ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज। अब देखो सर, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट फ्रॉम रीट, ये तीनों इनकम क्या होती है, यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होती है। इसके अलावा जो भी इनकम होती है वो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल होती है। इसके अलावा जो भी इनकम होती है वो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल होती है। अब सर बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में 3 इनकम होती है, 111A, 3 रेट दिए हुए हैं, 111A, 112 एंड ऑल अदर इनकम। 111A का रेट 20% नया वाला, 112 का रेट 12.5% नया वाला, और ऑल अदर इनकम एमएमआर। ठीक है, एमएमआर डिपेंड करता है सर बिजनेस ट्रस्ट ने कौन सी रिजाइम ऑप्ट किया है। बिजनेस ट्रस्ट ने ओल्ड रिजाइम ऑप्ट किया है तो 30 + 37 + 4, न्यू रिजाइम ऑप्ट किया है 30 + 25 + 4। ठीक है, तो अब सर यहां पे 2 है अपने पास, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स, ठीक है 4 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A। ठीक है सर, 31/10/24 को सेल किया है, मतलब ताई के तूफान के बाद, ताई का तूफान बोले तो 23/7/24 के बाद, तो सर इस पर 20% लगेगा। ठीक है, 20% प्लस सेस। और सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज, बेटा ये ट्रिपल बने वाला है क्या, नहीं, तो जाएगा ऑल अदर इनकम में, इस पे लगेगा एमएमआर। तो सर ये 8 लाख पे लगेगा एमएमआर, 8 लाख पे एमएमआर लगेगा। करेक्ट, करेक्ट सर। अब सर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डिविडेंड कंपोनेंट ऑफ इनकम फ्रॉम जेड लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर्स एक्स एंड वाई इज एग्जेम्प्ट। क्यों, क्योंकि सर ये इन्हें क्या किया सर, एक मिनट रुक जाओ, थर्ड का आंसर क्या है, थर्ड क्वेश्चन डी है ना, ये इसमें ना गलत शायद ये मार्क गलत हुआ है, वही बोल रहा हूँ, थर्ड का डी है, दोनों के हाथ में एग्जाम्प्ट है सर डी। ठीक है, थर्ड का आंसर डी है, दोनों के हाथ में डिविडेंड इनकम एग्जाम्प्ट है। ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में भी और यूनिट होल्डर्स के हाथ में भी। ठीक है, अच्छा, इफ जेड लिमिटेड एक्सरसाइजेज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAA देन डिविडेंड कंपोनेंट ऑफ इनकम फ्रॉम जेड लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर्स एक्स एंड वाई। ठीक है, अगर एसपीवी ने 115 BAA ऑप्ट कर लिया, देखो एसपीवी ने अगर टैक्स पे किया नॉर्मल रेट्स पे, तो डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स एज वेल एज बिजनेस ट्रस्ट। पर अगर उसने बीडब्ल्यू ऑप्ट किया तो एनआर फॉरेन कंपनी के हाथ में 10%, हमारे हाथ में नॉर्मल टैक्स रेट्स। ठीक है, और दोनों के हाथ में टीडीएस करता है 10% से, 10% हमारे हाथ में और एनआर के हाथ में 10.4% सेस मिला के। ठीक है, तो सर अगर बीडब्ल्यू ऑप्ट किया उन्होंने जेड लिमिटेड ने, तो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में तो एग्जाम्प्ट रहेगा, क्योंकि उनको क्या मिलता है, पास थ्रू स्टेटस, पर हमारे हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल, यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल। ठीक है, इजी। चलो सर, इंटरेस्ट इनकम रिसीव बाय बिजनेस ट्रस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर्स वुड बी। अब बेटा एक बात समझना, ठीक है, जब ये ट्रिकी पॉइंट है, सुनो ध्यान से। सर इंटरेस्ट क्या होता है बताया था मैंने आपको, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट, यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल। ठीक है, ये कौन सा इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं सर हम लोग, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी, जो एसपीवी से मिला और बिजनेस ट्रस्ट ने यूनिट होल्डर्स को दे दिया। सिर्फ एसपी वाला, फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ एसपीवी वाला इंटरेस्ट और डिविडेंड, सिर्फ एसपीवी वाला इंटरेस्ट और डिविडेंड जो होगा ना, वो क्या होगा बेटा, वो एग्जाम्प्ट होता है बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में और टैक्सेबल होता है यूनिट होल्डर्स के हाथ में, बरोबर। बट सर इसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला, इसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला, तो सर क्या होगा, वो टैक्सेबल होता है बेटा एमएमआर पे, होता है टैक्सेबल एमएमआर पे। तो इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज, ये सर अदर इनकम है, ये टैक्सेबल होगा एमएमआर पे इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तो देखो आंसर, सब्जेक्ट टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एट एमएमआर। अगर ये लिखा होता इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी, तो ये जाता यूनिट होल्डर्स के हाथ में। ठीक है, बट ये है इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज, ये नहीं चलेगा। ठीक है, एंड द रेंटल कंपोनेंट ऑफ इनकम फ्रॉम रियल एस्टेट असेट्स रिसीव बाय
बिजनेस ट्रस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स यूनिट होल्डर्स एक्स एंड वाई वुड बी, देखो ये सब्जेक्ट टू टैक्स रहेगा इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स, ठीक है। बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में क्या होता है बेटा, एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। एग्जेम्प्ट होता है क्योंकि इनको क्या मिलता है, पास थ्रू स्टेटस, ठीक है। और हम लोग बिजनेस ट्रस्ट क्या करती है सर, टीडीएस काटती है यूनिट होल्डर्स का, यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्स होता है नॉर्मल रेट्स पे, इसमें कोई रेट नहीं है। और टीडीएस कितना कटता है, हमारा कटता है रेजिडेंट का 10% और दूसरों का जो एनआर है उनका कटता है रेट इन फोर्स पे, ठीक है। तो इनको रेंट जो मिला है, एक बार रेंट का कुछ हमको वो दिया हुआ है क्या, हाँ रेंट दिए 20 लाख रुपीज़ की, ठीक है। तो 20 लाख वही डिवाइड बाई 5000 यूनिट्स इंटू 100 यूनिट्स इंटू 500 यूनिट्स, ठीक है। वो निकालोगे आप तो आपका आएगा 40,000 और 2 लाख, ठीक है। तो देखो हमारा 10% कट जाएगा और एनआर का रेट्स इन फोर्स पे कटेगा, ठीक है। ओके डन, डन आंसर, इजी है, इजी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 5वां केस नैरो भी खत्म हो गया बेटा। देखो बेटा अब करेंगे हम केस नैरो 6। इसमें बेटा पूरा पूछा हुआ है अबाउट सेक्शन 270A, ठीक है। बहुत बेसिक है, समझाता हूँ मैं आपको। सर एमएनओ एक फर्म है जिसको टैक्स लगता है 30% पे, ठीक है। उनकी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम है जो फर्म की दी हुई है। रिटर्न इनकम दी हुई है 139(1) के हिसाब से, 143(1) के हिसाब से दी हुई है इनकम, 143(3) एंड 147, ठीक है। एक बंदा है एन जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है और पार्टनर है अबव फर्म का, ठीक है। उसने रिटर्न फर्निश नहीं किया, उसकी भी इनकम दी है 144 के हिसाब से 15 लाख। अब बेटा आपको अगर ये असेसमेंट के सेक्शन समझते नहीं है तो एक बार गो एंड वॉच माई असेसमेंट रिविजन वीडियो, समझ जाएगा, एक बार देखो जाके, उसके कमेंट्स भी पढ़ना एक बार जाके, ठीक है। चलो तो देखो सर अंडर रिपोर्टेड इनकम कब होती है सर, देखो पहली बात जब 143(1) में इनकम 139(1) से ज़्यादा होती है ना तो इसको अंडर रिपोर्टिंग नहीं बोलते हम लोग। क्यों, क्योंकि समरी असेसमेंट है, ये तो वैसे ही सिस्टम करता है ये, ठीक। तो इसमें इनकम अगर इससे ज़्यादा है तो इसको हम अंडर रिपोर्टिंग नहीं बोलते। बट जब इनकम 143 में 143(1) से ज़्यादा है तो इसको अंडर रिपोर्टिंग बोलते हैं, ठीक है। और 147 में जब 143 इट इज़ मोर देन 143 तो भी इसको अंडर रिपोर्टिंग बोलते हैं, ठीक है। देखो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट क्या होता है बेटा, पहले 143(1) होता है समरी असेसमेंट, फिर होता है 143 रेगुलर, फिर होता है 147, ठीक है। तो इससे ज़्यादा अगर इसमें है तो अंडर रिपोर्टिंग है, इससे ज़्यादा अगर इसमें है तो अंडर रिपोर्टिंग है, ठीक है। चलो तो सर एमएनओ इज डीम्ड टू हैव अंडर रिपोर्टेड इनकम सिंस इट्स, तो वही आंसर है कि 143(3) वाली 143(1) से ज़्यादा है एंड 147 वाली 143(3) से ज़्यादा है, 2 and 3 अबाउ, ठीक है। बेसिक सर मिस्टर एन इज डीम टू हैव अंडर रिपोर्टेड हिज इनकम सिंस, देखो अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जिबिशन लिमिट से ऊपर है और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि आपने अपनी इनकम अंडर रिपोर्ट की है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर भी 2 and 3 है, क्या ही हैज़ नॉट फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम और उसकी इनकम जो है एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो वही आंसर है, ठीक है। अब सर अज्यूमिंग दैट अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ misreporting and none of the additions or disallowances made in assessment qualifies under section 270A6, 270A6 बताया था मैंने आपको, ठीक है। पेनाल्टी लेविएबल ऑन एमएनओ मैसेज एमएनओ ऑन अंडर 270A एट द टाइम ऑफ असेसमेंट वुड बी, असेसमेंट के टाइम पे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ असेसमेंट। सर असेसमेंट कब होता है सर, ये 143, तो इस टाइम पे पेनाल्टी कितनी लगेगी, तो हम क्या करेंगे, टैक्स ऑन 65 लाख माइनस टैक्स ऑन 50 लाख, टैक्स ऑन 65 लाख माइनस टैक्स ऑन 50 लाख, ठीक है। तो आप करो टैक्स ऑन 65 लाख माइनस टैक्स ऑन 50 लाख। अब सर 65 लाख को हम क्या लिखते हैं पता है, हम लिखते हैं 15 लाख प्लस 50 लाख, क्योंकि आप देखो कि सर यहाँ पे अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी है, यहाँ पे अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी है 65 माइनस 50, 15 लाख की, इसलिए हम क्या लिखते हैं पता है इसको, हम लिखते हैं टैक्स ऑन 15 प्लस 50 लाख, मतलब अंडर रिपोर्टेड इनकम प्लस इनकम असेस्ड अंडर 143(1), ठीक है। मैं इसको बहुत आसानी से बोलता हूँ, क्या बताऊँ, टैक्स ऑन बाद वाली इनकम माइनस टैक्स ऑन पहले वाली इनकम। यहाँ भी जब हम निकालेंगे जब रीअसेसमेंट टाइम पे, तो टैक्स ऑन बाद वाली इनकम माइनस टैक्स ऑन पहले वाली इनकम, ठीक है। एकदम इजी है ना, इजी करो ना उसको, काय को डिफिकल्ट करना है ज़बरदस्ती, ठीक है। तो टैक्स ऑन बाद वाली इनकम 65 लाख और माइनस टैक्स ऑन पहले वाली इनकम 50 लाख, ठीक है। अब दोनों में फर्म में 30% से सिर्फ टैक्स निकालना है, ठीक है, 30% प्लस सेस निकाल लो, ये आंसर आएगा सर रेफरेंस, इसका 50% है क्योंकि मिस रिपोर्टिंग नहीं है, तो 234 आंसर है, ठीक है। दूसरी बात, अज्यूमिंग दैट अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम इज ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग, अब बोल रहा है मिस रिपोर्टिंग है, अब बोल रहा है मिस रिपोर्टिंग है,
तो अब निकालो 270 एट द टाइम ऑफ रीअसेसमेंट। कब निकालो? रीअसेसमेंट। वो कब होता है बेटा? वो होता है 147 में। ठीक है, तो सर टैक्स ऑन बाद वाली इनकम माइनस टैक्स ऑन पहले वाली इनकम। अब टैक्स ऑन 85 लाख माइनस टैक्स ऑन 65 लाख करो। ये तो निकला हुआ है पहले से, ठीक है, ये निकाल लो। कैलकुलेटर पे करो, करो कैलकुलेटर पे, आदत होगी उससे, करो पॉज और करो। 624 इंटू 200% 1248। ये सब बेटा मैंने ही सॉल्व किया है, तो मैंने तो कैलकुलेटर पे किया है, आप करो कैलकुलेटर पे। आपका एग्जाम मेरा हो गया, पास हो गया। ठीक है, अरे ये गलत 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 दिखा है। ठीक है, चलो अब देखो, assuming that under reporting of income is not on account of misreporting, the under reported income of Mr. N and penalty leviable on Mr. N under 270 would be कितना होगा सर? 15 लाख होगा ना। अंडर रिपोर्टेड इनकम 15 लाख होगा, ठीक है, और टैक्स देखो 72,800 आ रहा है। ठीक है, बट सर 15 लाख के साथ 72,800 वाला तो सर ऑप्शन ही नहीं है सर। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों बताओ सर? उसने उसकी 144 के हिसाब से इनकम कितनी है? 15 लाख है। रिटर्न फाइल नहीं किया उसने, तो उसकी अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी होगी? 15 लाख रुपीस, है कि नहीं? सिंपल बात है ना यार। नहीं, नो, क्यों सर? इंडिविजुअल एचएफ का अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं किया है, फिर से बोल रहा हूं, इंडिविजुअल एचएफ ने अगर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उसकी अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी होती पता है? ये देखो जो मैंने अभी छुपाया था ना तुमसे, ये यूआरआई इन केस ऑफ, यूआरआई मतलब उरी नहीं, हाउस द जोश नहीं, यूआरआई मतलब अंडर रिपोर्टेड इनकम इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचएफ इफ आरओआई इज नॉट फाइल्ड, इनकम असेस माइनस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। क्या करना पड़ता है हमको? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माइनस करना पड़ता है। मतलब यहां पे अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी होगी? 12 लाख होगी। बात समझो, 15 लाख में से 3 लाख माइनस करना पड़ेगा, अपनी अंडर रिपोर्टेड इनकम 12 लाख होगी बेटा। समझे? ये गलती कराता है इसे आपसे। आप 15 लाख करके आओगे इसमें, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो। मुझसे पढ़ा तो कर लोगे सही, या किसी और से पढ़ा है, अगर पढ़ाई की है तो कर लोगे। ठीक है, और टैक्स कैसे निकालेंगे बेटा? टैक्स तो 15 लाख पे निकालते हैं अपन। 15 लाख में बताओ, न्यू स्कीम में उसने ना डिफॉल्ट रिजम लिया है ना, अच्छा कुछ लिखा नहीं है तो हम डिफॉल्ट रिजम पे निकालेंगे सीधे सीधे। ठीक है, 15 लाख पे 1,40,000 टैक्स आता है प्लस 4% सेस, 145,600 इंटू 50% 72,800। ठीक है, दिस इज द आंसर। डन, राइट। चलो बेटा, अब ना यहाँ पे आपके पूरे क्वेश्चन खत्म हो गए। हाँ खत्म हो गए। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट केस नैरो पे। अब केस नैरो नंबर 7 क्या है सर? दिस इज यूलिप वाला केस नैरो। अगर आपने मेरे से क्लास की है, अगर आपने मेरा कैपिटल गेन का रिवीजन वीडियो देखा है, तो केस नैरो नंबर 7 में यहाँ पे कराया बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से करवाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे करवाऊंगा क्या? यस करवाऊंगा, बट थोड़ा सा मैं स्पीड में कराऊंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे बहुत टाइम नहीं दूंगा इसको। अगर आपको थोड़ा डिटेल में करना है तो जाओ कैपिटल गेन की वीडियो में, वहाँ पे समझाया भी हुआ है इसको। ठीक है, यूलिप का पूरा कंसेप्ट, और ना इसका ये वाला क्वेश्चन कराया भी हुआ है। ठीक है, और जो क्लास के बच्चों ने कॉपी में कराया हुआ है क्वेश्चन ये वाला मैंने। ठीक है, हम क्लास में जनरली क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट केस ना वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कराया हुआ है कॉपी क्लास में हमको। तो केस नंबर 7 की बात करते हैं। मिस्टर मनोज क्या है? 45 साल का है, रेसिडेंट इंडियन है, उसकी यूलिप से बहुत सारी। ठीक है, ए बी क्या है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सी डी ई एफ क्या है? यूलिप है। अब देखो होता क्या है यूलिप में, हम क्या करते हैं सर, 1 to 21 के पहले, 1 to 21 के पहले हम सिर्फ क्या चेक करते हैं कि सेक्शन 10(10)(d) में एग्जाम्प्ट है कि नहीं। उसके लिए हम चेक करते हैं कि आपका जो प्रीमियम पेड है साल भर का, ठीक है, वो अप टू 10%, 15%, 20% ऑफ टर्नओवर है कि नहीं। यहाँ 15 और 20 की बात नहीं आएगी क्योंकि दिव्यांग नहीं है कोई भी। और 20 की बात कब आती है? जब पॉलिसी इशू होती है 31/3/2012 के पहले। जो बच्चे पढ़े हुए वो रिलेट कर पाएंगे मेरे से, जो बच्चे पढ़े नहीं हुए हैं बेटा, एक बार भी देखे भी नहीं है, उन लोगों को लगेगा क्या बात कर रहा है बंदा। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूँ सर, हम लोग अगर पॉलिसी इशू हुई है 1 to 21 के पहले, तो हम लोग सिर्फ एग्जामिशन के क्या चेक करते हैं, अगर प्रीमियम अप टू 10-15% है क्या, 10-15-20%, और यहाँ मोस्टली 10% ही चेक करना पड़ेगा हमको। बट उसके बाद सर अगर पॉलिसी इशू हुई है 1 to 21 के बाद, तो हम दो चीज़ें चेक करते हैं। क्या क्या? कि प्रीमियम होना चाहिए अप टू 2.5 लाख और प्रीमियम होना चाहिए अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अपन चेक करते हैं। दूसरी बात, अगर सर मोर देन 1 यूलिप है, तो हम क्या करते हैं, जिन यूलिप्स का प्रीमियम अप टू 2.5 लाख है, जिन भी यूलिप्स का प्रीमियम अप टू 2.5 लाख है, उनको मैक्सिमम कर लेते हैं और बची हुई यूलिप टैक्सेबल कर देते हैं। ये बात समझी? ठीक है, चलो अब आओ,
which are the life insurance policies excluding ULIPs in respect of which Mr. Manoj would be eligible for exemption under section 1010D in respect of maturity proceeds, and what is the quantum of reduction which would be available under ATC in respect of premium paid on such policies for FY 25-26. Assume that Mr. Manoj does not have any ULIPs only for the purpose of answering this MCQ. अब देखो सिर्फ इसमें इस MCQ के लिए हमको बताना है कि LIP, इस MCQ के लिए बताना है हमको LIP में इसको क्या बोलते हैं, एग्जाम कौन सी होगी और डिडक्शन ATC में कितना मिलेगा। अब देखो बात करते यूलिप की तो बात कर लिया अपन ने, LIP में हम क्या चेक करते हैं सिर्फ, देखो ये 1416 1417 पॉलिसी इशू हुई है, तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा सिर्फ कि प्रीमियम अप टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड है क्या। क्या बोला मैंने, प्रीमियम अप टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड है क्या। तो देखो एनुअल प्रीमियम 50,000, सम अश्योर्ड कितना पड़ा 6 लाख, तो क्या प्रीमियम अप टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड है, हाँ जी है, तो ए तो एग्जाम्प्ट हो गई। बी की बात करते हैं, बी में सर प्रीमियम यहाँ पे लिखा नहीं है बेटा, 40,000 प्रीमियम है इसका, 40,000, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया इनसे आई से, ठीक है, प्रीमियम 40,000 इनका, तो वो क्वेश्चन याद है ना मैं कितने बार कराया हूँ। तो एनुअल प्रीमियम बेटा 40,000 है। अब देखो यहाँ पे सम अश्योर्ड कितना है 350, क्या यहाँ बताओ मुझे प्रीमियम अप टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड है क्या, नहीं, सम अश्योर्ड का 10% कितना है 35,000, तो ये बी का जो मैच्योरिटी एग्जाम्प्ट नहीं होगा, बी का मैच्योरिटी जो है वो क्या होगा, वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ ए एग्जाम्प्ट होगा। अब दूसरी बात, सर 80C में डिडक्शन कितना मिलता है, तो जो हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हैं ना उसका हमको 80C में डिडक्शन मिलता है, पर सर क्या हमको 50 + 40 पूरा मिलेगा क्या, नहीं बेटा, वो भी कितना मिलता है पता है, 1/4/12 के बाद पॉलिसी इशू हुई आपकी, तो आपको मिलता है बेटा अप टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड, तो यहाँ तो 50,000 मिल जाएगा, पर यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ सिर्फ 35,000 मिलेगा, तो 50 + 35 85,000 आंसर आएगा बेटा, ओनली ए एग्जाम्प्ट है एंड 85,000 आपको 80C में डिडक्शन मिलेगा, ओनली ए एग्जाम्प्ट है एंड आपको 85,000 80C में डिडक्शन मिलेगा, राइट। सर विच आर द यूलिप्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मिस्टर मनोज वुड बी एलिजिबल फॉर एग्जामिशन अंडर 1010D इन रिस्पेक्ट ऑफ मैच्योरिटी प्रोसीड्स, चूज द ऑप्शन मोस्ट बेनिफिशियल टू मिस्टर मनोज। अब सर कौन सी यूलिप्स है जिसको उसको एग्जामिशन मिलेगा, 4 यूलिप है, ठीक है। अब देखो पहले अपन डेट ऑफ इशू चेक करते हैं, 1/2/21, 1/1/21, 1/3/21, 1/4/21। देखो ये अमेंडमेंट कब से आया था, 1/2/21 से, कब से 1/2/21 से, तो सर उसके पहले जो है 1/1/21, बिफोर 1/2/21, ठीक है, ये क्या है, ये बिफोर 1/2/21 है। यहाँ पे हमको सिर्फ क्या चेक करना पड़ेगा एग्जामिशन के लिए, यहाँ पे हमको सिर्फ क्या चेक करना पड़ेगा कि जो प्रीमियम पेड है वो अप टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड है क्या, अगर वो हो गया फुलफिल तो मैच्योरिटी एग्जाम्प्ट है। तो देखो प्रीमियम 3 लाख है और सर सम अश्योर्ड 30 लाख है, तो क्या ये अप टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड है, हाँ जी है, ये अप टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड है, तो मैच्योरिटी क्या होगी, डी की तो ऐसी एग्जाम्प्ट हो गई, डी में हमको 2.5 लाख लिमिट चेक ही नहीं करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि भाई ये 1/2/21 की पहले इशू हुई है पॉलिसी। अब बची सी, ई और एफ, इसका प्रीमियम 1 लाख है, इसका 1.4 लाख, 2.5 लाख, पहले एक बार चेक कर लो क्या ये अप टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड है, हाँ जी है, हाँ जी है, हाँ जी है, ठीक है, ओके वो तो है। अब सर ये तीनों में ऑप्शन क्या है हमारे पास, या तो हम सी और ई मिला के एग्जाम कर ले 1 + 1.4 लाख, या फिर हम लोग 2.5 लाख एग्जाम कर ले एफ को, ठीक है, या तो हम सी और ई मिला के एग्जाम कर ले या फिर हम एफ को एग्जाम कर ले, सी एंड ई या एफ। अब सर ये हम डिसाइड कैसे करते हैं कि आगे चल के इन पर टैक्स कितना आने वाला है, ज्यादा टैक्स जिस पे आएगा आगे चल के, जब ये पॉलिसी मैच्योर होगी तब ज्यादा टैक्स जिस पे आएगा ना उसको हम अभी से एग्जाम कर लेते हैं, वही हमारे लिए मोस्ट बेनिफिशियल रहेगा। तो आ जाओ चेक करते हैं। सर सी की बात करते हैं, सी, ई और एफ की। अब सी में ना सर ये डेट ऑफ इशू क्या है 1/2/21 और 1 Feb को हमको प्रीमियम पे करना पड़ता है, पॉलिसी मैच्योर हो रही है 31/1/30 को, एंड जो हमको कंसिडरेशन मिल रही है मैच्योरिटी प्रोसीड्स दैट इज 32 लाख, नहीं दैट इज 11 लाख, मैच्योरिटी प्रोसीड्स इज 11 लाख। आपको एक बात बताता हूँ कि सर हम लोग इनकम कैसे निकालते हैं इसमें, A - B। सर A - B क्या होता है सर, व्हाट डू यू मीन बाय A - B, A - B होता है बेटा जितना पैसा मिला माइनस जितना पैसा दिया, मैच्योरिटी पे जितना पैसा मिला माइनस आज तक हमने प्रीमियम पे जितना पैसा दिया,
बात सही है। तो सर हमको 11 लाख मिला और हमने आज तक प्रीमियम कितना पे किया देखते हैं अपन। हमने 1 Feb 21 से स्टार्ट किया है, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 में नहीं बोल पाऊंगा, 30 नहीं बोल पाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि सर 1 Feb को मेरा प्रीमियम पे होता है सर, ड्यू होता है, बट 130 को मेरी मैच्योरिटी हो चुकी है, तो मैं 10th ईयर पे नहीं कर पाऊंगा। 9 ईयर में मेरी क्या हो जाएगी, मैच्योरिटी हो जाएगी, ठीक है, 9 ईयर्स में। तो 1 लाख इंटू 9, तो 9 लाख प्रीमियम पे किया मैंने आज तक, 2 लाख की मेरी इनकम होगी। सेम बेटा इधर ई में 1.4 लाख, ये 1/3/21 को इशू हुई है और 1 मार्च को इसका प्रीमियम ड्यू होता है और 28/2/2030 को ये मैच्योर हो चुकी है। यहाँ भी 9 ईयर्स आएगा बेटा, तो वन काउंट कर लो आप, 1.4 लाख इंटू 9 ईयर्स 12.6 लाख। 17 लाख मिला अभी, 17 लाख माइनस 12.6 लाख 4.4 लाख, ठीक है। ये है सर 2.5 लाख 1/4/21 और इसकी मैच्योरिटी होगी 31/3/30, यहाँ भी 9 ईयर्स का आएगा बेटा, तो 28 लाख माइनस 2.5 लाख इंटू 9 ईयर्स 22.5 लाख, तो बचा आंसर 5.5 लाख। तो सर अगर हम सी एंड ई को एग्जाम करते हैं तो हमारा इतना टैक्स बचेगा, और हम एफ को एग्जाम करते हैं तो हमारा सिर्फ इतना टैक्स बचेगा। आपको देखने में लग रहा होगा पहले कि ये 2.5 लाख है, ये मिला के तो 2.4 लाख है, इसको एग्जाम कर लेते ना, नहीं, इनको एग्जाम करोगे तो फायदे में रहोगे। क्यों? क्योंकि इनका जो टैक्स है आगे चल के, जो इनकम है इनकी वो ज़्यादा आने वाली है, इनकी इनकम जो आनी ज़्यादा आने वाली है, इसकी इनकम कम आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, सी और ई को एग्जाम कर लेंगे, और डी तो वैसे ही एग्जाम है हमारा। तो यूलिप्स कौन सी एग्जाम होगी उसकी सर, सी, डी और ई। बात समझे? और अगर हम ये मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन चूज करते हैं तो हम लोग का आगे चल के इनकम कितनी होने वाली है, दैट इज 5.5 लाख। ग्रीन से आंसर है 5.5 लाख, दैट इज आंसर, ठीक है। तो एक और एमसीक्यू केस नैरो खत्म हो गया सर हमारा। अब हम करेंगे केस नैरो नंबर 8। बड़ा केस नंबर 8 ना बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा हुआ है सर, 194 क्यू के बारे में और 2061H के बारे में, उतना ही चेक किया है बस, और बहुत इजी है, वेरी इजी। देखो 3 लोग हैं, मिस्टर सुनील, श्रीराम और श्याम, ठीक है। 3 ब्रदर्स हैं जो ना परचेस करने वाले हैं, ठीक है। उनका टर्नओवर कितना है सर पिछले साल का, 9 करोड़, 10 करोड़ और 12 करोड़। अब मुझे बताओ कि सर जो सुनील और श्रीराम है इनका टर्नओवर कितना, 9 करोड़ 10 करोड़, तो इनको 194 क्यू एप्लीकेबल रहेगा क्या? नहीं। क्यों सर एप्लीकेबल क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इनका टर्नओवर लास्ट ईयर 10 करोड़ से कम है। देखो 194 क्यू एप्लीकेबल किसको होता है, जिसका टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ होता है, मोर देन 10 करोड़। ये गलती मत करना, कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि 10 करोड़ है तो इसको भी एप्लीकेबल हो जाएगा। नहीं बेटा, 10 करोड़ के ऊपर होता है। मैं इसलिए लिमिट जहां होती बोलता हूं कि एग्जैक्ट पे क्या है, देखो वहां पे सोचो, लिखो वहां पे एग्जैक्ट में क्या होता है। तो 10 करोड़ पे आपको 194 क्यू या फिर 2061H एप्लीकेबल नहीं होता, उसके ऊपर होता है, ठीक है। तो सुनील और श्रीराम को, ठीक है, इनको 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं होगा। जो श्याम है इसका 12 करोड़ है लास्ट टर्नओवर, इसको 194 क्यू एप्लीकेबल हो जाएगा। वो गुड्स परचेस करते हैं किससे, अश्वत्थ से। अश्वत्थ का लास्ट टर्नओवर 18 करोड़ से, ठीक है। तो अश्वत्थ जो सुनील और श्रीराम है इनका 2061H में क्या करेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा। और सर जो श्याम है जिसके जिसके केस में 194 क्यू भी एप्लीकेबल है और 2061H भी एप्लीकेबल है, तो दोनों में प्रिवेल क्या करेगा, 194 क्यू प्रिवेल करेगा, ठीक है। अब देखो सुनील ने इतना परचेस किया है, श्रीराम ने इतना और श्याम ने इतना, 86 लाख, 90 लाख, 98 लाख, ठीक है। एक सुनील का फ्रेंड है मिस्टर कृष्णा, जिसने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। अच्छा, इसने बिजनेस स्टार्ट किया अप्रैल 24 में, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर बिजनेस है, मतलब पिछले साल टर्नओवर 0, मतलब 194 क्यों नॉट एप्लीकेबल। और इसने परचेस किया अश्वत्थ से ही। अब अश्वत्थ का टर्नओवर कितना है सर, 18 करोड़, ठीक है। और इसने परचेस किया 60 लाख रुपीस का, मतलब 50 लाख के ऊपर, तो यहाँ पे भी 2061H एप्लीकेबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया, पूरा ही क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल रहेगा क्या इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेस ट्रांजेक्शन विद मिस्टर अश्वत्थ, ठीक है। तो सिर्फ मिस्टर श्याम को काटना पड़ेगा टीडीएस, कितने पे, 98 लाख वाला है ना, ठीक है। तो 98 लाख माइनस 50 लाख, 48 लाख पे काटना पड़ेगा, ठीक है, डन। जैसे इसका 50 लाख खत्म हो जाएगा, 50 लाख खत्म हो जाएगा, जैसे उसके ऊपर जैसे यहाँ पे ऐड करना, जहाँ 50 लाख हो जाएगा जैसे उसके ऊपर होगा वैसे उसको काटना स्टार्ट करना पड़ेगा, इसमें 194 क्यू में मिस्टर श्याम को। आर प्रोविजन ऑफ टीसीएस एप्लीकेबल,
इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर अश्वथ, हाँ टीसीएस एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पूछ रहा है इग्नोर वन टाइम ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर सुनील फ्रेंड मिस्टर कृष्णा फॉर द पर्पस ऑफ दिस एमसीक्यू। मतलब ये वाला आंसर मत करो भी इसमें, इसका आंसर मत करो, सिर्फ इन तीनों का, इन तीनों में से बताओ। तो हम क्या बताएंगे कि सुनील और श्रीराम के केस में इन दोनों के लिए वो टीसीएस काटेगा 2061H में। तो देखो अश्वथ हैज टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स फ्रॉम सुनील एंड श्रीराम एट 0.1%, 50 लाख के ऊपर, बरोबर, इजी, ठीक है। अब सर टीडीएस और टीसीएस के रेट क्या होंगे अगर पैन प्रोवाइड नहीं किया गया? तो एक बात ध्यान रखना, 194Q में और 2061H में दोनों में रेट कितना है बेटा? 0.1% टीडीएस और टीसीएस का। बट अगर पैन नहीं दिया गया तो 194Q में रेट कितना पता है? 5% एंड 2061H में 1%, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार, ध्यान ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, ओके। अच्छा सर अश्वथ और कृष्णा वाले केस में क्या होगा? कुछ नहीं, अश्वथ क्या करेगा? 10 लाख पे टीसीएस कलेक्ट करेगा, खत्म बात। 10 लाख वाले केस में टीसीएस कलेक्ट करेगा, राइट, डन, ठीक है, ओके। अच्छा बेटा इसमें एक और पॉइंट बोला हुआ है, देखो एक बात ध्यान रखना, ये और एक चीज़ पूछी हुई है इसमें, 194Q में हम कब काटते हैं सर? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, ओके। अच्छा बट 2061H में हम लोग रिसीट पे कलेक्ट करते हैं टीसीएस, रिसीट पे। अब देखो ये 30 जून को ट्रांजेक्शन हो चुका है, बट पैसा कब मिला है? 2 जुलाई को। तो देखो आंसर ना टीसीएस कलेक्ट वो 2 जुलाई को करेगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आंसर ये भी सेम है ये वाला, पर यहाँ 3624 कलेक्ट कर रहा है वो। तो ये गलती मत कर देना, ये गलती मत कर देना, ये ध्यान रखना बेटा, 2061H रिसीट के टाइम पे ही कलेक्ट होता है, ठीक है, डन। चलो तो बेटा ये भी अपना केस नंबर हो गया, ठीक है। अब 9 और 10 बचा। 9 और 10 बहुत ईजी है दोनों। केस नंबर 9 आया, अब इसमें ना बेसिकली बेटा 194O के बारे में पूछा है और थोड़ा सा इक्विलेशन लेवी के बारे में पूछा है, ठीक है। देखो बी इंटर डेकोरेटर है, वो ऑनलाइन लेक्चर भी लेता है विद विया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंडेको अकेडमी, ठीक है। इंडेको अकेडमी ने उसको ये वाला अमाउंट पे किया, 2 लाख, 150 और 140, ये 3 अमाउंट पे किया उसने। और इसके अलावा मिस्टर बी को ना 20,000 डायरेक्टली स्टूडेंट से भी मिल गया एक, ठीक है। अब मुझे बताओ कि सर इन तीनों केस में सर ये पूरा पैसा उसको इंडेको अकेडमी ने दिया है, कितना? 4.9 लाख प्लस 20,000 स्टूडेंट से मिल गया, तो डायरेक्टली पैसा मिला। इसको भी इंक्लूड करते हैं कि हम ग्रॉस अमाउंट में? यस, जो 194 होगा ग्रॉस अमाउंट होता है उसमें इंक्लूड करते हैं। अच्छा अब सर इसमें हम टीडीएस काटते हैं 1% पे 194 में, ठीक है। अभी उसका रेट चेंज हो गया, 0.1% हो गया है 11024 के बाद से। और दूसरी बात, अगर पैन प्रोवाइड नहीं किया गया तो हम 5% काटते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो मिस्टर बी है ना, इसने पैन प्रोवाइड नहीं किया, हैज़ नॉट फर्निश्ड पैन और आधार, तो सर हमारा 5,10,000 पे 5% टीडीएस कटेगा 25,500 बिकॉज पैन नॉट प्रोवाइडेड। तो बेटा इधर आओ, 25,500 आंसर आएगा, ठीक है। इज मिस्टर एन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर 194J? इफ सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड? अब मिस्टर एन जो है, देखो मिस्टर एन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, मिस्टर बी प्रोवाइडेड इंटीरियर डेकोरेटिंग सर्विस टू मिस्टर एन इन मुंबई हैविंग बिजनेस टर्नओवर ऑफ 1.2 crores ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24 फॉर हिज ऑफिस प्रीमाइसेस एज वेल एज रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस, ठीक है। अब मिस्टर एन है, उसका टर्नओवर कितना है? लास्ट ईयर का 1.2 crores, मतलब ये क्या होगा? ये होगा हाईजैकर एसएससी। इसका पिछले साल का टर्नओवर कितना है बेटा? इसका लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है? 1 crore से ऊपर, तो ये क्या हो गया? हाईजैकर एसएससी, क्या हो गया? हाईजैकर, बरोबर। तो सर इसको 194J में टीडीएस काटना पड़ेगा। बट सर यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये जो अपने ऑफिस के लिए भी सर्विस लिया है इसने और रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस के लिए भी। तो सर जो ऑफिस के लिए लिया है ना उस पर 194J लग जाएगा, पर जो उसने पर्सनल पेमेंट किया है, इसने यहाँ पे क्या किया है? प्रोफेशनल फीस किया है, एफपीएस पे किया है पर्सनल पेमेंट्स लिए, तो वहाँ बेटा 194J नहीं लगता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो सर यहाँ पर सिर्फ ये 40,000 पे 10% कटेगा 4,000, ठीक है। इज मिस्टर एन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर 194M? इफ सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड? सर एन को 194M में काटना पड़ेगा क्या? नहीं। क्या इसने 50 लाख के ऊपर सर्विस लिया है इससे? नहीं। तो 194M की बात नहीं आती, ये क्वेश्चन तो फालतू बनाया इन लोग ने, यहाँ पे कोई क्वेश्चन काम ही नहीं है, ये क्वेश्चन कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये उस टाइम जब बना था ना क्वेश्चन तब एम नया आया था, एकदम नया आया था, इसलिए बना दिया इनने, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे ये तो कुछ काम के क्वेश्चन नहीं, कुछ भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन पिछले 4 साल से करवा रहा हूँ बेटा,
जब ये बने थे फर्स्ट टाइम तब से मैं करवा रहा हूँ, तो मुझे पता है चेंजेस क्या हुए हैं और कब बने थे क्वेश्चन, क्यों बने थे क्वेश्चन। ठीक है, आप जब अभी 30-34 के पास आओगे ना, 34-35, वहाँ पे कुछ नए क्वेश्चन आए हैं इसके जो पिछले साल बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, कौन से क्वेश्चन एवरेज है, ठीक है, सब बताऊंगा। अच्छा, इज मिस्टर बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट इक्वलेशन लेवी ऑन द अमाउंट पेबल टू टम्बल एलएलसी एंड और डूडल एलएलसी। ठीक है, अब इक्वलेशन लेवी निकालना है अपने को, इधर आओ। 1,10,000 पे की हमने मिस्टर बी ने टम्बल एलएलसी को, अ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट हैविंग नो ऑफिस इन इंडिया। इसका ऑफिस नहीं है इंडिया में, मतलब कोई पी नहीं है इंडिया में, इसका कोई पी नहीं है इंडिया में। ठीक है, और डूडल इंक यूएसए, ठीक है, फॉर गिविंग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पर्पज ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन क्लाइंट्स। दो डूडल इंक यूएसए हैज एन ऑफिस इन इंडिया बट द सेड ऑफिस इज इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग डिजाइनिंग सर्विसेज एंड नथिंग इन रिलेशन टू ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स। तो देखो, एक तो एक बंदे का पी नहीं है इंडिया में, तो उसको हम पेमेंट करेंगे फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो क्या लगेगा सर उसको, उसको तो हमको इक्वलेशन लेवी काटना पड़ेगा 6% पे, 1,10,000 पे 6% टम्बल एलएलसी काटना पड़ेगा, क्योंकि इसका पी नहीं है इंडिया में, क्योंकि इसका पी नहीं है इंडिया में, पहली बात। अब सर दूसरे का पी है इंडिया में, बट द सर्विस इज नॉट इफेक्टिवली कनेक्टेड टू सच पी, द सर्विस इज नॉट इफेक्टिवली कनेक्टेड टू सच पी। भाई पी होगा ना, तो पी ऐसा होना चाहिए जो आके हमको ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट दे, तो हम उसका इक्वलेशन लेवी नहीं काटेंगे। अगर पी है इंडिया में उसका, पर समोसे बेचता है आके, तो एडवर्टाइजमेंट सर्विस तो बाहर से मिल रही है बेसिकली हमको, तो इक्वलेशन लेवी काटना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे यूएसए का डूडल इंक यूएसए का ऑफिस है इंडिया में, पी है, बट वो क्या करता है, डिजाइनिंग करता है, वो हमको एडवर्टाइजमेंट सर्विस नहीं देता, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं, हम इसका इक्वलेशन लेवी काट लेंगे, दोनों का ही काट लेंगे। तो 1,10,000 पे 6% और 1,05,000 पे 6%, तो आ जाओ। तो यस, 6,600 टू बी डिडक्टेड ऑन अमाउंट पेबल टू टम्बल एलएलसी एंड 6,300 टू बी डिडक्टेड ऑन अमाउंट पेबल टू डूडल एलएलसी। ठीक है, अब सर आप देखोगे कि अब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मिस्टर बी की ग्रॉस इनकम टैक्स लायबिलिटी बताओ। ठीक है, अगर उसने ऑप्ट किया है आउट ऑफ डिफॉल्ट रिजाइम। ठीक है, अच्छा उसको टैक्स लायबिलिटी निकालना है अपने को। देखो उसकी रिसीट देखते हैं पहले कितनी है, तो देखो उसकी ना ये 5.1 लाख की रिसीट ये है। ठीक है, 40 लाख उसको क्या मिला है सर, उसको इंटीरियर डेकोरेशन से ग्रॉस रिसीट है 40 लाख प्लस 5.1 लाख। ठीक है, प्लस उसको ना 3.5 और 50,000, ये 3.5 लाख का उसको नेट इनकम मिला है आफ्टर टीडीएस डिडक्शन ऑफ 50,000, मतलब 4 लाख की ये इनकम। तो 40 लाख प्लस 5.1 लाख प्लस 4 लाख, मतलब इसकी इनकम हो गई 49.1 लाख। कितनी हो गई, 49.1 लाख इसकी ग्रॉस रिसीट हो गई। इसका 50% दिखाएगा वो 44 एडीए में। ठीक है, अब इस पर तुम न्यू स्कीम में टैक्स निकालो, 570,960 आएगा बेटा तुम्हारा। ठीक है, डन, करेक्ट, यस, इजी क्वेश्चन। अब बेटा आज ना हम इस क्वेश्चन को लास्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, हम 11 प्लान कर रहे थे, पर इस वीडियो में 10 करेंगे हम। इस वीडियो का एसेंस रखने के लिए कि कम टाइम का हो तो 10 करेंगे, अगले वीडियो में बचे हुए 10 या 12 कर लेंगे और फिर बचे हुए 13 कर लेंगे। ठीक है, ओके, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़े बड़े हैं, आखिरी थोड़े छोटे हैं, तुम्हारे तीनों का टाइम इक्वली बटना चाहिए, तीनों वीडियो का। ठीक है, अच्छा जो बच्चे, मैं ये वीडियो बाद में भी अपलोड करूँगा कंबाइन करके, तो जो बच्चे पूरा वीडियो देख रहे हैं वो लोग को पूरा वीडियो मिल रहा है। ठीक है, बट मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ पार्ट्स में, ये बात समझना। ठीक है, चलो केस नंबर 10। देखो अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ट्रांसफर प्राइसिंग का। ठीक है, ऑन 1/4/24 यूआई लिमिटेड इंडियन कंपनी है, उन्हें बोरो किया 50 करोड़ एट 9.5% पर एनम फ्रॉम एमेंक यूएस एंटिटी। ठीक है, उसकी बोरोइंग्स इंक्रीज हो गई 65 करोड़ में। ठीक है, और सेड लोन गारंटी के एच इंक ने, अनदर यूएस एंटिटी। द प्लेस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ बोथ एम इंक एंड एच इंक है यूएसए में। टोटल एसेट्स ऑफ यूआई लिमिटेड इज 180 करोड़ रुपीज़। ठीक है, अब ये सब पूरा निकालोगे तो ए ही निकल जाएंगे, तुम ये पढ़ो और निकालो ए ही कैसे हैं ये। ठीक है, नहीं समझा तो बताना मेरे को, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा ये ए ही कैसे हैं। ठीक है, अब उसका टाइम नहीं अपने पास, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा हुआ नहीं है। ठीक है, ए ही कैसे हैं हमको बताना है सर सबसे पहले क्वेश्चन में कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड इन द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ यूआई लिमिटेड। ठीक है, देखो नेट प्रॉफिट ऑफ यूआई लिमिटेड कितना है बेटा, 8 करोड़ आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑफ 6 करोड़
आउट ऑफ विच 1.25 करोड़ इंटरेस्ट पर्टेनिंग टू लोकल बोरोइंग्स। अच्छा, 2.5 करोड़ डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ऑफ 1.5 करोड़। पहले तो आप समझो कि 6 करोड़ में से 1.25 करोड़ माइनस करोगे लोकल बोरोइंग्स तो 4.75 करोड़ ये एई को हमने इंटरेस्ट पे कितना पे किया एई को 4.75 करोड़। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम इबिडा निकालते हैं। हमको नेट प्रॉफिट कर दिया, इबिडा निकालो। 8 करोड़ प्लस 6 करोड़ प्लस 2.5 प्लस 1.5, 8 प्लस 6 14 और प्लस 2.5 प्लस 1.5 4, 18 करोड़ का इबिडा आएगा अपना। कितना? 18 करोड़ इबिडा, बरोबर। तो हमको इंटरेस्ट अलाउड कितना रहेगा, चलो देखते हैं। सर 18%, 18 करोड़ इबिडा है, उसका 30% अलाउड रहता है हमको इंटरेस्ट, 30% ऑफ इबिडा दैट इज 5.4 करोड़। बट यहाँ पे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड इन द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ यूआई लिमिटेड फॉर AY 25-26 इफ फॉर AY 24-25 देयर वाज एन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर डिसअलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ 4 करोड़। लास्ट ईयर का 4 करोड़ डिसअलाउड है। आपको पता है 94B में क्या होता है? 94B में अगर कोई इंटरेस्ट एक्सेस इंटरेस्ट होता है, डिसअलाउ होता है, तो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं 8 ईयर्स तक। हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं 8 ईयर्स तक, और आगे चल के अगर 30% ऑफ इबिडा में जगह बचती है, अगर आगे चल के 30% ऑफ इबिडा में जगह बचती है तो हम वहाँ अलाउ कर देते हैं। राइट, तुमको पता है ये बात? ठीक है, तो चलो अभी सर हमने एक्चुअली ए को इस साल इंटरेस्ट कितना पे किया? 4.75 करोड़। हमारा 30% ऑफ इबिडा कितना है? 5.4 करोड़। ठीक है, तो सर हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग ना 5.4 करोड़ में से हम लोग क्या करेंगे कि 4.75 करोड़ हटाएंगे, तो देखेंगे हमारे पास 30% ऑफ इबिडा में इतनी जगह बची हुई है, कितनी? 0.65 करोड़ की। देखो हमको इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कितना अलाउड वो निकालना है। मेरे को बताओ 1.25 करोड़ लोकल बोरिंग वाला तो अलाउड रहेगा ही, उसमें कोई बात ही नहीं है, उसमें लिमिट नहीं लगती, वो तो वैसे भी अलाउड रहने वाला है। 4.75 करोड़ इज वेल विद इन योर लिमिट ऑफ 30% ऑफ इबिडा, वो भी अलाउड रहेगा। अब जो ये 30% ऑफ इबिडा में जगह बची है 5.4 माइनस 4.75, 0.65 करोड़ की, ये हम क्या करेंगे? जो पिछले साल का इंटरेस्ट डिसअलाउड है उसको हम अलाउ कर लेंगे। जो पिछले साल का इंटरेस्ट डिसअलाउड है उसको क्या कर लेंगे बेटा? अलाउड कर लेंगे। तो हम ये 0.65 पुराने साल का इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, तो टोटल इंटरेस्ट हमको कितना अलाउड रहेगा इस साल? 6.65 करोड़। 4.75 करोड़ पेड टू एई, 1.25 करोड़ लोकल बोरिंग, इस पर कोई लिमिट नहीं लगती, और हमारे पास 30% ऑफ इबिडा में जगह बची हुई है, इसलिए एक्स्ट्रा 0.65 करोड़ पुराना वाला। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस क्वेश्चन। जो बच्चे मेरे क्लास के हैं उनको मैंने क्लास में कराया हुआ है क्वेश्चन ऑलरेडी। ठीक है, जरूरत मतलब आपको तो याद होगा ये क्वेश्चन। अब देखो, यूआई लिमिटेड इंपोर्टेड टर्बो इक्विपमेंट वर्थ 30 करोड़ फ्रॉम एचिंग, import duty of 4.5 crores on the same was paid by UI Limited. The equipment was sold to T Limited for 40 crores. Normal GP margin of UI Limited in similar uncontrolled transaction is 20% on sale. ठीक है, तो बड़ा UI Inc, UI Limited जो है और H Inc जो है ये AE है। हमने अपने AE से खरीदा और बाहर बेचा, हमने अपने AE से खरीदा बाहर बेचा, क्या लगने वाला है यहाँ पे? हमने अपने AE से खरीदा बाहर बेचा, लगने वाला है यहाँ पे रिसेल प्राइस मेथड। क्या लगने वाला है बेटा? रिसेल प्राइस मेथड। ठीक है, तो जो बाहर बेचा वो है अपना अनटेंटेड प्राइस, हम उससे स्टार्ट करेंगे। तो बाहर कितने में बेचा हमने? 40 करोड़ में, और 20% हमारा क्या है? नॉर्मल जीपी मार्जिन। तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा 40 करोड़ से। देखो हमने एचिंग से लिया, ए से यूआई लिमिटेड ने, और टी लिमिटेड को बेचा, इट इज़ अनरिलेटेड पार्टी, हमने 40 करोड़ में बेचा। ठीक है, दिस इज योर अनटेंटेड प्राइस। हम इससे स्टार्ट करेंगे, 20% जीपी मार्जिन माइनस करेंगे, जो नॉर्मल जीपी मार्जिन है। 32 करोड़ हमारा क्या है बेटा? 32 करोड़ हमारा प्राइस जिसमें वो खरीदना चाहिए था। बट हमने खरीदा कितने में? हमने लिया बेटा 30 करोड़ प्लस इंपोर्ट ड्यूटी 4.5 करोड़, हमने 34.5 करोड़ में लिया है। हमने लिया है 34.5 करोड़, हमको लेना चाहिए 32 करोड़ में, हमने 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा पे किया है ना, हमने 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा पे किया है ना। तुम्हारी इनकम इंक्रीज कितने से होनी चाहिए? देखो, द ट्रांसफरिंग एडजस्टमेंट फॉर आर्म्स लेंथ परचेस प्राइस टू बी मेड इन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ यूआई लिमिटेड वुड बी 2.5 करोड़। हमारी इनकम 2.5 करोड़ से बढ़ जाएगी बेटा। राइट, यस। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपन। अगर यूआई लिमिटेड ने रिपेट्रिएट कर दिया एक्सेस मनी on 31/3/26, what will be the interest income that would be added to its total income of AY 26-27 if SBI's 1 year marginal lending rate is 11.25% on 1/4/25 and 10.25% on 1/4/26?
assume that UI Limited has made suo moto प्राइमरी एडजस्टमेंट इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेटा अगर सो मोटो हम प्राइमरी एडजस्टमेंट करते हैं तो हमको 90 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ आरओआई क्या लेके आना पड़ता है, पैसे लेके आना पड़ता है। तो 30/11/25 से लेके हमको 90 डेज के अंदर पैसे लेके आने थे, पर हम लेके नहीं आए। हम 31/3/26 तक पैसे नहीं लेके आए, तो हमको हमारी इनकम में इंटरेस्ट इनकम ऐड होगी। इंटरेस्ट इनकम, ये जो ट्रांजेक्शन है इट इज़ डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज़, तो इसमें हमको इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, SBI रेट ऑन 1 अप्रैल ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर प्लस 3.25%। फॉरेन वाले में 3% लगता है, इंडियन वाले में 3.25% लगता है, पहली बात। दूसरी बात, हम 1 अप्रैल ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा बेटा 1425 होगा, इसका देखेंगे अपन, ठीक है। तो 11.25 प्लस 3.25 14.5%। अच्छा सर, रिलेवेंट प्रीवियस मतलब क्या होता है, जिस साल सेकेंडरी एडजस्टमेंट हो रहा है ना, जिस साल आपका सेकेंडरी एडजस्टमेंट हो रहा है उसको हम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर बोलते हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए आईसीआई क्या देगा पता है, 1424 का रेट भी देगा। तो आपको वहाँ पे याद रखना है, जिस साल सेकेंडरी एडजस्टमेंट हो रहा है उस साल का हम क्या लेंगे, 1 अप्रैल का रेट लेंगे और उस साल का 30 सितंबर का रेट लेंगे। ये बात में बेटा बहुत बच्चों को नहीं पता होती है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन सीखते हो और ये मैं सिखाने आया हूँ आपको, ठीक है। अब नंबर ऑफ डेज काउंट करते हैं सर, दिसंबर के 31 डेज, जैन 31, फेब 28 और मार्च 31, टोटल 121 डेज। 121 डेज इंटू 2.5 करोड़ इंटू 14.5%, 12,01712, इतना इंटरेस्ट आपके इनकम इनमें ऐड हो जाएगा। मान लो इनको रिपेटेड नहीं करना है और टैक्स भर देते हैं, तो कितना टैक्स भरना पड़ेगा, 18 + 12 + 4, 2.5 करोड़ इंटू 18 + 12 + 4, दैट इज 20.9664%, 52 41,600। कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा ये सब, हवा मत करना, ठीक है। इफ यूआई लिमिटेड डिसाइड्स टू पे एडिशनल इनकम टैक्स ऑन एंटायर एक्सेस मनी बाय 15/3/26, 15 मार्च को पे कर दिया इन्होंने, तो देखो जिस दिन आप पे कर देते हो तब तक का इंटरेस्ट लगता है, तब के बाद इंटरेस्ट लगना बंद हो जाता है। तो हमको बताना है इसमें तब तक इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखो 15 मार्च तक इंटरेस्ट निकालना है ना, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 फेब और 15 मार्च के डेज, 105 डेज का इंटरेस्ट लगेगा इसको। 2.5 करोड़ इंटू 14.5% इंटू 105/365, 1042,808। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ओके बेटा, डन। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। देखो आपने आज 10 केस सिनेरियो में बहुत सारे पॉइंट सीखे होंगे, बहुत सारे नए पॉइंट सीखे होंगे। मुझे कमेंट में बताना कि कैसा लगा, मुझे बोलो तुमको केस सिनेरियो वीडियो चाहिए, सेकंड वाला कब चाहिए, कैसा चाहिए, ठीक है। और जो भी आप कमेंट्स में बताना, आप कमेंट्स करते हो बट आप बताते हो कैसा लगा ना, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, ट्रस्ट मी, ठीक है। मेरा और काम करने की इच्छा होती है, ये बच्चों ने बोला मुझे, मैंने करवा दिया, ठीक है। तो आप बताओ मुझे, मैं करवा के दूंगा आपको, ठीक है। डन। ओके बेटा, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं। लाइक करके जाना लेक्चर और बताना कमेंट में, ठीक है। बाय बाय, अच्छे से पढ़ो।